बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौर लाहौर बार एसोसिएशन के तमाम मेंबर्स को सबसे पहले तो खुश आमदेद। और इससे पहले कि कोई बात करें, तमाम दोस्तों का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार भी हूँ। आपने पंजाब बार काउंसिल के पिछले इलेक्शन के अंदर बेशुमार मुझे मोहब्बत दी और उसकी वजह से आज कामयाब भी हुए। और जब इलेक्शन मैंने शुरू किया था तो मेरा मकसद, और आप तमाम दोस्त अगर मुझे जानते भी हैं, तो पढ़ाई लिखाई का मामलात वगैरह तो ये पहले चलते रहे, मगर अब हद्दुल इम्कान कोशिश मेरी ये थी कि बार काउंसिल के लेवल के ऊपर करें। तो आप तमाम दोस्तों ने जो मोहब्बत वगैरह की, उसका सबसे पहले बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आज का लेक्चर नहीं है, मैंने ये डिस्कशन के नौयत से रखा हुआ। इलेक्शन के दौरान 1 नवंबर को, बल्कि 1 नवंबर से एक महीना पहले लाहौर हाई कोर्ट ने एक नोटिफिकेशन किया कि सीपीसी की चंद अमेंडमेंट जो कि ऑलरेडी इनैक्ट हो चुकी हुई थी, 1 नवंबर से वो लागू होंगी तमाम सिविल मुकदमात के अंदर। और काफ़ी फंडामेंटल, काफ़ी बढ़ा चढ़ा के अमेंडमेंट्स, काफ़ी सिग्निफिकेंट। 1908 के बाद अगर आप मेरे से पूछें तो ये प्रॉब्ली सम ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट और इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं जो कि लॉ के अंदर आई। मगर उसके बाद फिर कैंपेन के दौरान ये देखा गया कि धड़ाधड़ इसके ऊपर सीपीसी की ये जो अमेंडमेंट्स आई हैं, इनके ऊपर स्ट्राइक्स होनी शुरू हो गई। सबसे पहले तो मैं तमाम दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं, आप तमाम दोस्तों से ये पूछना चाहूँगा कि अमेंडमेंट्स को साइड पर रख लें। आपके नज़दीक सीपीसी के अंदर तब्दीली की ज़रूरत है? हमारा सिस्टम सही चलता है? हाथ उठा के बता दें जो सपोर्ट करते हैं कि कोई तब्दीली की ज़रूरत नहीं थी। किसी दोस्त ने भी हाथ नहीं उठाया तो मैं इससे यही एक्सपेक्ट करूँगा कि आप दोस्त भी मानते हैं कि हमारे सिस्टम में इतने ज़्यादा डिलेज आ गए हैं कि अमेंडमेंट्स करने की ज़रूरत है। कोई दोस्त मुझे ये बता सकता है कि पिछले 5 सालों के अंदर सीपीसी में कितनी मरतबा अमेंडमेंट्स आई? अभी मैं दोस्तों को ये मैं खुद ही बताता जाता हूँ। 2018 में एक एक्ट के ज़रिए सेक्शंस के अंदर पंजाब में अमेंडमेंट्स आई। 2018 के अंदर ही हाई कोर्ट ने अमेंडमेंट्स प्रपोज की और वो पास हुई स्केड्यूल 1 ऑफ सीपीसी के अंदर। और 2020 के अंदर भी एक्ट के ज़रिए सेक्शंस के अंदर फर्दर अमेंडमेंट्स आई हैं। तो 3 सेट्स हैं। कोई दोस्त बता सकता है कि किन अमेंडमेंट्स के ख़िलाफ़ ये, उन अमेंडमेंट्स का नाम ही कोई दोस्त बता दे कि जिनके ख़िलाफ़ हम स्ट्राइक करते रहे हैं पिछले महीना तो हो गया मेरे ख्याल में, तकरीबन धड़ाधड़ हमने स्ट्राइक्स किए। लेकिन कोई दोस्त पॉइंट आउट कर सकता है कि ये कौन सी अमेंडमेंट्स थी इन तीनों में से जो हमें एक्सेप्टेबल नहीं थी? पढ़ के तो अनफॉर्चुनेटली पढ़ नहीं सके, इलेक्शन में फंसे रहे। लेकिन जो सुनते रहे वो ये था कि ये जो 7 और 11 के साथ ही जवाब दावे के साथ ही उसको 7 और 11 भी कंसिडर किया, ये नहीं होना चाहिए। और मैं पहले तो ये पूछ रहा हूँ कि अमेंडमेंट्स का मुझे नाम बता दीजिए। कामरान नाशिद साहब पीछे हाथ खड़ा करें। सर जो मतलब हम भी ना वो जैसे होता है ना, सुने सुनाए सुननी है, बेसिकली हम सब वो स्टाफ है। तो जो चीज़ सबसे ज़्यादा अंडर डिस्कशन रही ना सर, वो ये थी कि एक साथ कोई परफॉर्मा उस अमेंडमेंट के तहत वो स्टार्ट करवा। कानून उस तरफ हम सारे के सारे आएंगे। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि कौन सी अमेंडमेंट्स, उन अमेंडमेंट्स का नाम क्या था? मुझे सिर्फ कोई दोस्त नाम बता दें। और उसके अंदर बात ये है, अगर आप मेरे से पूछें उन अमेंडमेंट्स का नाम क्या था, तो उन अमेंडमेंट्स का नाम था जी, आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि 3 अमेंडमेंट्स आई हैं सेक्शंस में, 2018 में भी आई हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल रिवीजन की ज्यूरिसडिक्शन लिमिट कर दी थी और भी तब्दीलियाँ आई थी। उनके वो इतनी कंट्रोवर्शियल नहीं थी। सबसे ज़्यादा शोर, और आज जो शोर मचाया जा रहा है, उन अमेंडमेंट्स का नाम है, मैं जनाब दोस्तों के सामने पढ़ देता हूँ। सिविल प्रोसीजर कोड ब्रैकेट्स में अमेंडमेंट ऑफ फर्स्ट स्केड्यूल 2018। इम्पॉर्टेंट नुक्ता और समझने वाला नुक्ता इसके अंदर ये है 2018। प्रोटेस्ट इसके अगेंस्ट हम कर रहे हैं 2020 में। कोई दोस्त ये ना समझे कि मैं इन अमेंडमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए या डिफेंड करने के लिए आया, लेकिन चंद चीज़ें मैं दोस्तों को बताना चाहूँगा। ये अमेंडमेंट्स हमारी सीपीसी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई गई। हाई कोर्ट की एक रूल्स कमेटी है जिसके अंदर 4 जज साहिबान बैठते हैं और हमारे 2 सीनियर वकील एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ज़फ़र इकबाल कलानौरी साहब और शहजाद शौकत साहब उसका हिस्सा थे।
2018 के अंदर जब ये अमेंडमेंट्स प्रपोज की गई तो इसी मेज़ के ऊपर शहजाद शौकत साहब ने आकर, इसका वीडियो यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, एक एक चीज़ हर दोस्त को यहाँ पर आकर एक्सप्लेन की। हमने चंद ऑब्जेक्शंस की और वो चंद ऑब्जेक्शंस के अंदर से कुछ उन्होंने एक्सेप्ट करके तब्दील भी कर दी। उसके बाद ये 2018 से आपकी जितनी CPC की किताबें हैं, ये तरमीमें जिनके अगेंस्ट हम आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 2018 में कानून का हिस्सा बन गई हुई थी। आमिर रज़ा साहब की ये जो लेटेस्ट एडिशन है 2019 का, इसके अंदर भी वो तमाम की तमाम जो अमेंडमेंट्स हैं इनकॉर्पोरेट हो गई हैं। फ़र्क ये था कि इसकी अमेंडमेंट्स के सेक्शन 1 के अंदर ये लिखा गया था कि ये हम कानून का तो हिस्सा बना रहे हैं। सर इसकी थोड़ी सी वॉल्यूम कम कर दीजिए। कानून का तो इसको हम हिस्सा बना रहे हैं, मगर ये नाफिज जब होगा जब एक नोटिफिकेशन किया जाएगा। यानी 2018 में कानून का तो ये हिस्सा बन गया था, लेकिन हमने इसलिए प्रोटेस्ट नहीं किया या हमने गौर किया, हमें खैर पता तो था यहाँ पे दोस्तों के साथ हिस्सा, लेकिन हमारे पे असर इसलिए नहीं होता था क्योंकि ये नाफिजुल अमल नहीं हुई थी, एक नोटिफिकेशन की कमी थी। अगर आप बात करें उस कमेटी में जो साहिबान बैठे हुए थे, तो वो साहिबान ये कहते हैं कि यार हमने तो ये ट्रायल बेसिस के ऊपर करना था, जजेस की भी ट्रेनिंग होनी थी, वकला की भी ट्रेनिंग होनी थी, पहले 3 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हमने शायद लागू करना था, और उसके बाद अगर ये सक्सेसफुल होता, अच्छा रिस्पांस वगैरह मिलता, तो हम पूरे पंजाब के अंदर करते। पिछले से पिछले माल अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली ये हुआ कि मौका मिला तो रूल्स कमेटी ने ये कह दिया कि ये सारी की सारी चीज़ें अब नाफिजुल अमल हैं तमाम के तमाम प्रोविंस के ऊपर, यानी लाहौर डिवीज़न के ऊपर भी हो गई और हमारी रोज़ी रोटी के ऊपर भी असरअंदाज होना शुरू हो गया। और वो जो कि जी ट्रायल बेसिस पे ट्रेनिंग वगैरह करेंगे, वो वाली भी कोई बात नहीं हुई। यहाँ पे ना जज साहिबान को ट्रेन किया गया, ना हमें सेंसिटाइज़ किया गया कि जी इसके तहत चंद फॉर्म्स हैं, फॉर्म 14 है, फॉर्म 15 है, ये पढ़ा जाएगा। ये तो हम सारे के सारे दोस्त मानते हैं, मैं भी मानता हूँ कि ये मसला है, और जब भी कोई नई चीज़ वगैरह आएगी तो हमारी तकरीबन हमेशा ही उसके ऊपर ऑब्जेक्शन होती है, थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस वगैरह तो आएगी कि नया अंदाज़ है, नया मामला है। बात हमने यहाँ पे ये करनी है, और मैं आपके सामने इसलिए मौजूद हूँ। थोड़ा बहुत मैं आपको ये ब्रीफ भी कर दूँगा। अव्वल तो हमें पहले अगर हम स्ट्राइक कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि किस चीज़ के खिलाफ स्ट्राइक कर रहे हैं, क्योंकि समझने की ये बात है कि जब आप स्ट्राइक करते हैं तो उस दिन की रोज़ी रोटी आपकी बंद, तो आपको कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि भाई हम कर क्या रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि 1 महीने तक तो अब मैं क्या सख्त अल्फाज करूँ, मगर इलेक्शन के दौरान ये चूरन बेशुमार बेचा गया और नारे वगैरह के जी हम वकला की रोज़ी रोटी के ऊपर हाथ मारा जा रहा है। लेकिन बात तो ये, और मैं आपके सामने इसलिए यहाँ पे बैठा हूँ कि किसी ना किसी साइड पे तो लेके जाना है इसको, मामले को। आप मुझे ये बताएं क्या चीज़ आपके लिए नहीं एक्सेप्टेबल। आपने मुझे वोट दिए हैं, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि मैं जाके उन साहिबान से बात करूँगा और उनको कहूँगा भाई इस चीज़ को तब्दील करें। नहीं करते तो कोर्ट में भी ट्राई किया जा सकता है, अगर नहीं करते तो फिर जाकर हम स्ट्राइक की तरफ ज़रूर जाएंगे, जा भी सकते हैं। बात तो सीधी सीधी ये है कि शहजाद शौकत साहब और ज़फ़र इकबाल कलानाली साहब से मैंने ख़ुद बात की है, उन्होंने जज साहिबान से भी बीच में बात की है। वो मुकम्मल तौर पे तो नहीं, इसमें रीज़नेबल तब्दीलियाँ वो लाने के लिए तैयार हैं। फॉर्म 15 के बारे में जो आपकी ऑब्जेक्शन है उनको बताएं, वो उसकी तरफ सेंसिटिव हैं और बदलने के लिए तैयार हैं। बात तो करें। बात मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ, लेक्चर देने के लिए नहीं आया आपके सामने। मैं इसलिए बैठा हूँ कि बताएं क्या चीज़ तब बदलनी है, चल के मिल के जाके कर लेंगे। सर रिटन स्टेटमेंट के आने से पहले हम एडमिटेड फैक्ट्स कैसे ले सकते हैं? वो आपको मैं उसका भी मैं आपको सेकंड सर अपना हम इश्यूज को खुद ही कैसे फ्रेम कर सकते हैं? मैं तो ये इसमें सब प्रपोज इश्यूज तो हम खुद फ्रेम कर सकते हैं सर। आने से पहले तो फिर मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ सर, उसकी तरफ मैं शॉर्टली आ रहा हूँ। मैं दोस्तों को सिर्फ और कोई नहीं है, मुझे सिर्फ इसमें यही है। मैं आपसे मुकम्मल एक प्रिजम्पशन है, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ बन गया, ये फैक्ट्स पे नहीं आ रहे सर। मैं इन्हीं की तरफ आऊँगा। थोड़ा सा दोस्तों की असिस्टेंस के लिए मैं एक ओवरव्यू दे दूँ कि इसके अंदर क्या तब्दीलियाँ वगैरह उन्होंने प्रिंसिपली लेके आए हैं, ताकि बाकी दोस्तों को भी के भी जहन में हो कि हम बात किस चीज़ की करें। मेरे भाई की जो कंसर्न्स हैं वो मेरी भी कंसर्न्स हैं, और उनमें से एक साहब से बात की है तो वो ख़ुद भी एडमिट करते हैं कि ये गलती है।
उसको कैसे तब्दील करना है उसके बारे में भी आपसे बात कर लेते हैं। इस पे आपने हार्डली प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, इफेक्ट्स ऑफ लॉ का भी केस लॉ पे बताना। मैंने सारी की सारी चीज़ों पे आऊँगा सर आपके साथ, और यहाँ पे वंस अगेन लेक्चर वाला मामला नहीं, उसके लिए एक अलहदा वीडियो अगर आपने इन अमेंडमेंट्स में है क्या डिटेल में देखना है तो 2018 का यूट्यूब के ऊपर मेरे पेज के ऊपर ये जो लॉ लेक्चर्स का एक वीडियो पड़ा हुआ है शहजाद शौकत साहब का, जो लागू करने से पहले आके उन्होंने एक एक चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, फॉर्म 14 फॉर्म 15 उसके अंदर नहीं, उसमें नहीं है, ये बाद में इंट्रोडक्शन हुआ है, बट बाकी चीज़ें भी देख लेते हैं। देखिए फंडामेंटल तरीका क्या है और जिसके अंदर तब्दीली वगैरह इन्होंने लाने की कोशिश की है, ये ज़्यादातर इन्होंने मामलात उठाए हैं इंग्लैंड से। इंग्लैंड में एक तब्दीली आई थी लॉर्ड वुल्फ की रिपोर्ट, हम तो 1908 का कानून उठा के चला रहे हैं। लॉर्ड वुल्फ की कोई तकरीबन 15-20 साल पहले इंग्लैंड के अंदर ये मामलात तेज़ किए थे और तब्दील किए थे, और ये जो फॉर्म्स वगैरह जो अब किए जा रहे हैं ये वहाँ से अमूमन ये उठाए गए। हमारे कोर्ट्स के अंदर यार दोस्तों को अगर चेयर कुर्सियाँ वगैरह अरेंज कोई करवा दे यार। अब देखिए 2-3 चीज़ें देखने में यहाँ पे ये आया है आपको अमेंडमेंट से पहले कि आप सारे के सारे सिविल जजेस के सामने पेश होते थे, तो सिविल जजेस के सामने ये देखा जाता था कि जज साहब का आधा टाइम तो तामीलें मुकम्मल करवाने के अंदर, और ये सारे के सारे हो जाता था जी अच्छा ये है इधर भेजें या ये फॉर्म्स वगैरह भर के, और ट्रायल चलाने का अमूमन टाइम ही नहीं मिलता था। लोकल कमीशन को प्रेफर कर लिया जाता था जी कोने के अंदर बैठ जाए, कहीं और बैठ के एविडेंस वगैरह करे। ये उस चीज़ को करेक्ट करने के लिए एक अमेंडमेंट्स आई हैं। सबसे फंडामेंटल तब्दीली इसके अंदर ये आई है कि अब जजेस को दो स्टेजेस के अंदर इन्होंने डिवाइड अप कर लिया है। एक नौयत के जजेस होंगे एडमिनिस्ट्रेटिव जजेस और एक नौयत के जजेस होंगे ट्रायल जजेस। समझने की ये यहाँ पे बात है, और इस प्रिंसिपल इसके अंदर इसके पीछे जो सारी की सारी थ्योरी और अमेंडमेंट्स में ये है कि इश्यूज फ्रेम होने तक सारे के सारे मामलात एक एडमिनिस्ट्रेटिव जज करेगा, और थ्योरी इसके बिहाइंड ये है कि जो ट्रायल वगैरह होगा वो अब तकरीबन नॉन स्टॉप ही होगा। उसके लिए जजेस मुख्तस होंगे जिनका काम ही ये होगा कि वो आपके साथ ट्रायल वगैरह करें। एक ट्रेन चल जाएगी, पुराने ज़माने में भी ये हुआ करता था, और ये कोई इतनी ख़ास दूरस बात नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव जजेस नहीं होते थे, लेकिन बुज़ुर्गों से वालिद साहब से ये सुना है कि आपने रिटन स्टेटमेंट जमा करवाई, जज साहब नैरो डाउन करने के लिए फर्दर एंड बेटर पर्टिकुलर्स मांग लिया करते थे, और फिर जब ट्रायल चलाते थे तो ट्रायल चलाते थे और ट्रायल कंक्लूजन तक चला जाता था। अब 10-12 साल के लिए नहीं होता, कई सालों तक चलता रहता है। मामलात इसके अंदर ये हैं, आप अपना दावा जमा करवाएंगे, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव जज के पास जाएगा। मिसलेनियस एप्लीकेशंस इश्यूज फ्रेम होने तक तमाम की तमाम वो एडमिनिस्ट्रेटिव जज हैंडल करेगा। ये चीज़ आपको लिखी हुई नज़र नहीं आएगी, ये मुझे उनसे पूछना पड़ा कि जी स्टे एप्लीकेशन एड इंटरम स्टे किधर जाएगा, स्टे कॉन्फर्मेशन कौन करेगा? ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव जजेस हैं वो करेंगे। 711 के क्राइटेरिया के ऊपर उसको जब उसके सामने प्लेंट आएगी, जज उसको जांच के एग्जामिन करेगा फ्रिवलेस लिटिगेशन ख़त्म करने के लिए कि ये पूरा होता, एंड ही विल पास एन ऑर्डर कि ये मुकदमा आगे चल सकता है। अन्यवा जैसे कि पहले हुआ करता था कि जी समन्स इशू होना तो हर मुकदमे के अंदर ही तकरीबन लाजमी हुआ करता था, और बल्कि एलमदी लिख के सारे का सारा दे दिया करते थे और समन्स इशू हो जाया करते थे। अब नहीं होगा। अब वहाँ पर उसका प्रैक्टिकली क्या असर पड़ेगा? हम नया मुकदमा लेके गए, जज साहब ने पहले तारीख के ऊपर ही फारिग करके वापस भेज दिया कि जाओ जो मर्ज़ी करो, नहीं बनता, तो वहाँ पे टेंशन की थोड़े से पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी हाई है। लेकिन ऑर्डर पास करना जज साहब का अब लाजमी है, कानून की मंशा है। समन्स इशू करेंगे तो आगे जाकर ये कह दिया गया है जिसके ऊपर कि अब पहले तो ये हुआ करता था पहले ज़माने के अंदर कि आपने समन्स इशू किए, पार्टीज़ को समन्स मिले, पार्टी पहली तारीख के ऊपर आके तो ये कहती थी कि सर जी प्लेट की कॉपी दे दें, सारी की सारी। उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए अब ये फरमा दिया गया है कि जो भी समन्स आप बाहर भेजेंगे उस समन के साथ ना सिर्फ आपकी पूरी प्लेंट बल्कि तमाम के तमाम एनेक्सेस भी साथ लफ करेंगे हर एक समन के साथ। बेशुमार दोस्तों का ये इशू है कि जी 74 अगर मैंने डिफेंडेंट बनाए हुए हैं और 1000 पेज की मेरी पूरी फाइल है,
तो मैं 74,000 रुपये करके कहाँ पे करूँगा? मुफस्सिल के अंदर सबसे बड़ी ऑब्जेक्शन मैंने बाहर जाके देखा है कोर्ट राधा कृष्ण में, उनकी ये कहते हैं कि यार हम कहाँ से, अगर 15-20 भी हैं तो सारा दिन हमारा फोटोकॉपी में लग जाएगा। मुंशी तो हमारे पास, ये स्टाफ वगैरह या जूनियर्स तो जैसे आपके लाहौर वालों के पास होते हैं, हमारे पास नहीं है, हम कैसे करें? और दूसरा आके वो ये कहते हैं कि हमारी रोजी रोटी पे लात है, क्योंकि हमें तो 5-10 हज़ार रुपये मिलते हैं हमारी फ़ीस, तो 15,000 की फ़ोटोकॉपियाँ कहाँ पे मैं क्लाइंट करके देने लगा। ये सीरियस प्रॉब्लम है और इस पे भी काम करने की ज़रूरत है। और भी हम इसके ऊपर, आप जब इश्यूज़ वगैरह के करेंगे, मैं आपको सिर्फ ये पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि आपने सारे के सारे लगा के बाहर भेजने, अच्छे हैं, गलत है, क्या है, इसको कैसे तब्दील किया जा सकता है, अभी हम बात करेंगे। समन आपने भेज दिया, फिर टाइम मुख्तस हो गया है और इसको पब्लिकेशन कंप्यूटर ईमेल के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए आपकी तामील वगैरह के भी मैकेनिज़म्स अब इसमें ऐड कर दिए गए हैं। सेक्शंस के ज़रिए उन्होंने इंट्रोड्यूस किया 2020 के जो अमेंडमेंट वगैरह आई है, उसमें भी आप देख लीजिएगा, वो चीज़ें भी यहाँ पे अवेलेबल है। इसीलिए आपसे प्रोफार्मा में ईमेल एड्रेस भी मांग रहे हैं और सर्विस वगैरह के लिए मोबाइल नंबर भी मांग रहे हैं, ताकि आपकी तामील में सहूलत वगैरह हो। अब उसके ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए अगर तामील हुई है तो कॉपी उनको किस तरीके से रिसीव हुई होगी वो नहीं मालूम, मगर अभी ये है, इसके अंदर सिस्टम में मसले हैं, सॉर्ट आउट होंगे। रिटन स्टेटमेंट आपने 30 दिन के अंदर जमा करवानी है और यहाँ पे जाके सबसे बड़ी फंड में, और आपने उसकी मल्टीपल कॉपीज़ भी उसी तरीके से आपने भी बना के देने। सबसे बड़ी फंडामेंटल प्रॉब्लम यहाँ पे मुझे नज़र आती है, इन्होंने यहाँ पर ये लिख डाला है कि अगर आपने टाइम में रिटन स्टेटमेंट नहीं जमा करवाई तो ये कंसिडर किया जाएगा कि प्लेंट के कंटेंट्स, आप प्रिजम्पशन होगी कि प्लेंट के कंटेंट्स दुरुस्त हैं। बाकी दोस्तों ने कोई कॉपीज़ के ऊपर बोल रहा है, कोई परफॉर्मे के ऊपर बोल रहा है, कोई और चीज़ों के ऊपर बोल रहा है। सबसे ज़्यादा चीखने की इस प्रोविज़न के ऊपर ज़रूरत है, बिकॉज इसका मतलब ये है कि अगर मैंने दावे के अंदर ये लिख दिया कि मीनार पाकिस्तान मेरा है और सामने से जब जवाब अगर टाइम के अंदर नहीं आया तो ये प्रिजम्पशन होगी कि मीनार पाकिस्तान मोहम्मद अहमद क़य्यूम का है। ये कई 100 सालों की जो कानूनी सिस्टम है, ये मुकम्मल तौर पे उसके ख़िलाफ़ है, क्योंकि जब आप यकतरफ़ा कार्रवाई भी करते हैं तो ये प्लेंटिफ का काम होता है कि वो डॉक्यूमेंट से आके साबित करे। अब कहने को तो वो ये कह सकते हैं कि जी वो जी प्रिजम्पशन का मतलब है कि अभी भी साबित करना है और ये है वगैरह, फिर ये लिखने की ज़रूरत क्या? और ये लिखने की ज़रूरत असल में ये है, और लगता मुझे ये है कि ये जो कानून अमेंड होके आया और जो तब्दीलियाँ आई हैं, ज़्यादातर जज साहिबान का उन्होंने ये उठाया बैंकिंग के कवानीन से। बैंकिंग कानून के अंदर वहाँ पे अगर आप जाके देखें, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑर्डिनेंस 2001 जो है रिकवरी ऑफ फाइनेंसेस वाला, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर आप टाइम पे PLA नहीं जमा करवाएंगे तो प्रिज्यूम किया जाएगा कि इसके अंदर प्लेंट के कंटेंट्स आपने एडमिट कर लिए हुए हैं। मगर वो वहाँ पे होता है जहाँ पे बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट एक कानून मौजूद है और बैंक के डॉक्यूमेंट्स को अमूमन सच्चाई की प्रिजम्पशन होती है। ये तो ऑर्डिनरी सूट्स हैं, इसके अंदर कैसे कर सकते हैं? मेरी सबसे ज़्यादा फंडामेंटल ऑब्जेक्शन इस नुक्ते के ऊपर। थोड़ा सा आगे मैं निकल गया सूट के साथ, आजकल जिसके ऊपर बेशुमार शोर मच रहा है, साथ ये बीच में कहा जाता है कि ये फॉर्म 14 एक है कागज़ जो कि आप भर के यहाँ पे जमा करवाएंगे। फॉर्म 14 ये लिखा हुआ है और ये फॉर्म 14 के अंदर प्लेंटिव फॉर्म 14 जमा करवाएगा और रिटन स्टेटमेंट के साथ फॉर्म 15 जमा करवाएगा डिफेंडेंट। फॉर्म 14 पे ये लिखा गया है, ये अगर आप तमाम दोस्तों के सामने है, एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि रिटन स्टेटमेंट के बाद अमूमन ये होना है, ट्रायल चलने से पहले केस मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस एक होगी। ये नया तरीका पहले भी मौजूद था, ये इंट्रोड्यूस कि दोनों पार्टीज़ को, उनके वकीलों को बेसिकली जज बुलवाएगा और कहेगा भाई आज हम सेटल कर रहे हैं कि हमारे मुकदमे का स्केड्यूल क्या होगा, तुम लोग बताओ कि एडमिटेड फैक्ट्स कौन से हैं, किन फैक्ट्स के ऊपर डिस्प्यूट है, प्रपोज इश्यूज आप दें जो आपस में हैं, तुम बताओ कि तुम किस तारीख के ऊपर एविडेंस जमा करवाओगे, तुम बताओ लिस्ट ऑफ विटनेसेस किस दिन पे, और लिखवा लेते हैं ताकि आपको भी पता हो, आपके क्लाइंट को भी पता हो, आप उसको कह सकें कि भाई इस तारीख पे डॉक्यूमेंट्स आपने लेके आने, इस तारीख पे आपने एविडेंस करना है। और ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे लिखवाई जा रही हैं इस वजह से
कि केस मैनेजमेंट में आपको भी पता हो और ब्रीफली हर बंदे को, दोनों पार्टीज को पता चल गया हो कि फैक्ट्स इन डिस्प्यूट क्या हैं, और हमने आगे जाकर इसके अंदर किस तारीख के ऊपर एविडेंस देना है यहाँ, और यहाँ पे फिर आपको ऑप्शन भी दी जाती है कि आपने डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, मीडिएशन, आर्बिट्रेशन या कंसिलिएशन करनी है कि नहीं। आपने नहीं करनी तो नो 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 लिख दीजिए अमूमन, अगर आप कोर्ट में आ चुके हुए हैं। आगे आपसे पूछा जा रहा है डेडलाइन फॉर डिस्क्लोजर ऑफ विटनेसेस। एक दफ़ा कागज़ पे आप खुद लिख के दे देंगे, खुद एक्नॉलेज कर लेंगे, तो फिर आपके पास ये गुंजाइश नहीं कि जी मैंने तो पता नहीं, मैंने लिस्ट नहीं जमा करवाई। लिस्ट नहीं जमा करवाएंगे, आपके हाथ से लिखी हुई चीज़ ऑलरेडी मौजूद है। आगे जाके ट्रायल स्केड्यूल, ट्रायल कौन सी तारीख पे होगा, एंटिसिपेटेड लेंथ ऑफ कितने होंगे, वो अंदाज़न आपसे पूछा जा रहा है कि आप कितना टाइम लेंगे। नेम ऑफ ट्रायल एडवोकेट, एड्रेस, पता, सारे के सारी चीज़ें इकट्ठी लिख ली गई हैं कि जो जिन वजूहात से ट्रायल रुक जाते थे उनको अब तक एक्सक्लूड करने की कोशिश है, और एक स्केड्यूल बना के आप सारों से अग्री करवा के इकट्ठा बिठवा के ये करना होगा। गलती इन्होंने क्या की, ये फॉर्म जहाँ से इंग्लैंड से जहाँ से उठाया है वहाँ पे ये रिटन स्टेटमेंट के बाद आता है। मेरे भाई ने यहाँ पे जो अभी इब्तिदा के अंदर एक पॉइंट रेज किया कि जी ये पहली तारीख के ऊपर कैसे मांग सकते हैं, नहीं मांग सकते। मांग तो रहे हैं, जज साहबान बैठ के कहते हैं कि जी भर के दें, और इसके अंदर लिखा हुआ है स्टेटमेंट ऑफ एडमिटेड फैक्ट्स। भाई जिस वक्त मैं अपना मुकदमा जमा करवा रहा हूँ, मुझे क्या पता कौन से एडमिटेड फैक्ट्स हैं, वो तो दूसरी पार्टी आके एडमिट करेगी तो होगा। मैं नुक्ता अगर कंप्लीट कर लूँ तो उसके बाद मैं, दूसरा लिखा हुआ है स्टेटमेंट ऑफ डिस्प्यूटेड फैक्ट्स। डिस्प्यूटेड फैक्ट्स आप कैसे हवा में तो तुक्के मार सकते हैं, जब तक दूसरी पार्टी आके नहीं कहती भाई ये नहीं, ये मेरा ये प्रॉपर्टी का ऑनर नहीं, ये मेरा टेनेंट है, या ये है वो है, और फिर वहाँ पे डिस्प्यूट जाके बनेगा कि क्या डिस्प्यूट है। और फिर आगे लिखा हुआ 3 में इश्यूज जो कि अराइज फॉर डिटर्मिनेशन, यानी एक तरीके से प्रपोज्ड इश्यूज आपसे मांग रहे हैं। ये वाले फॉर्म्स दुरुस्त है कि इनको बाद में मांगने चाहिए थे, ये डिस्कस भी किए हैं और वो कह रहे हैं कि हम कंसिडर करके इसको रिवाइज भी कर लेंगे। इसी तरीके का फॉर्म अगर आप जाके आगे देखें, फॉर्म 15 जो है वो रिटन स्टेटमेंट का उसकी डिफेंडेंट की तरफ से भी हासिल किया जा रहा है, वहाँ पे भी यही मसला है ये, लेकिन बाद में करने वाली चीज़ें। अब बात ये है कि काम हमारा रुका हुआ है। सर इसमें सर इंटेरोगेटरीज को इधर कर देते, इसकी बजाय इंटेरोगेटरीज को यूज नहीं किया जा रहा। अरे इंटेरोगेटरीज को कर देते तो मैं उसकी तरफ भी अभी ब्रीफली आ रहा हूँ केस मैनेजमेंट वगैरह के लिए। अभी के लिए तमाम दोस्त सिर्फ ये देख लें, ये जो फॉर्म है आना वैसे बाद में चाहिए था, लेकिन अब चूंकि हमारे सामने रख दिया गया कि भरो, तो मेरी रिक्वेस्ट या मेरी सजेशन यही है कि जिस तरह भर सकते हैं भर दें, या अगर आपको ज़्यादा ही है, अगर आपको जज साहब एक्सेप्ट कर दें, टू बी डिटर्मिन्ड आफ्टर फाइलिंग ऑफ द रिटन स्टेटमेंट साथ कर दें, विल बी डिटर्मिन्ड आफ्टर फाइलिंग ऑफ, या आपके नज़दीक जो एडमिटेड फैक्ट्स हैं लिख दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। बात तो ये है, दोस्त बेशुमार आके ये कहते हैं जी काम बढ़ गया, हमें और काम करना पड़ेगा, सिर्फ 3 सफ़े हैं, 2 जुमले आपसे लिखवाए जा रहे हैं। मैं तो अपने यंगस्टर्स से, ख़ासतौर पे मेरे जो दोस्त हैं, मैं उनसे खुद इंसिस्ट करता हूँ कि भाई अगर मुकदमा 2 जुमलों में तुम मुझे लिख के नहीं दे सकते तो तुम्हें समझ ही नहीं आई मुकदमा क्या। सो ये आपके लिए भी फोकस करने की एक्सरसाइज है। इफ़ यू कैन गो अहेड एंड राइट इट डाउन, 2 जुमले में अगर आप अपना रिड्यूस कर सकते हैं, मजमून लिखने के लिए नहीं, वो कहते हैं वो जी लिखा हुआ है, कोई इस चीज़ के ऊपर गले पड़ते हैं दोस्त के, वो चीज़ हमने प्लेंट के अंदर लिख दिया हुआ है तो यहाँ पे लिखने की क्या ज़रूरत है। 2 जुमले लिख दें तो कोई नुकसान नहीं होने लगा, 2 जुमले लिख दें तो आपका केस फोकस हो जाएगा और आपको आपके जहन में भी क्लैरिटी आ जाएगी एडमिटेड फैक्ट्स कौन से हैं कौन से नहीं हैं। हाँ एडिशनल काम है, मगर उनकी थ्योरी वगैरह कम से कम ये लगती है कि ये चीज़ें लिखवा के आप केस को फोकस करने की ज़रूरत है, फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे भाई ने इंटरोगेटरीज की बात की, इसके साथ नोटिस टू एडमिट एंड डिनाई भी होता है और चीज़ें वगैरह होती हैं। पाकिस्तान के अंदर जितनी वकालत मैंने देखी है वो बाकी दुनिया की वकालत से अलहदा है। अमेरिका में 40% सिविल अगर ट्रायल का काम है तो उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज होता है एक डिस्कवरी का, दूसरी पार्टी के पास कौन से कागज़ पड़े हुए हैं वो उनसे हासिल करने का कोर्ट के ज़रिए। कोई मुश्किल सवाल हैं जिससे आपका मुकदमा फोकस हो सकता है, इंटरोगेटरीज इशू करते हैं। वहाँ पे तो अमेरिका में डेपोजिशंस भी होती हैं, एविडेंस से पहले आपका इसको कहते हैं वीडियो टेप करके आपसे सवाल जवाब दूसरे वकील का करने का हक होता है।
वो यहाँ पे डेपोजिशन उस लेवल की तो यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं की, लेकिन बात ये है कि जो चीज़ें आपके मुकदमे को फोकस करने के लिए दुनिया में होती है, पाकिस्तान में इस्तेमाल ही नहीं होती। पाकिस्तान में सिविल के मुकदमे में आपका ये अंदाज़ होता है, वो जी क्लाइंट को कहते हैं जी तुम्हारे पास कौन से डॉक्यूमेंट है, फोटो कॉपी है तो नहीं चलती, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर वो दूसरे के कब्जे में होने तो नहीं प्रोड्यूस करना ना जी, जो मर्जी कर लो, जिस तरीके से कर लो। बट बात ये है दुनिया के अंदर प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं होते, कोर्ट के ज़रिए आपने करने होते हैं, और ये ट्रायल से पहले की सारी एप्लीकेशंस हैं जो कि आपने करनी। सारी आप मिसलेनियस एप्लीकेशन जो हैं वो आपका ये अभी तक कौन कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव जज। आखिरी स्टेज एडमिनिस्ट्रेटिव जज के पास है फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, प्रपोज्ड इश्यूज आप उसको देंगे पार्टीज दोनों, और उनकी बेसिस के ऊपर वो इश्यूज फ्रेम करके मुकदमे को अलविदा कर देगा और फलां ट्रायल जज को पकड़ा देगा। और आपका ऑलरेडी स्केड्यूल उसके पास है, इस तारीख के ऊपर आप डॉक्यूमेंट्स करेंगे, इस तारीख के ऊपर आप एविडेंस देंगे, वो पूरे का पूरा स्केड्यूल बना के उसको दे देगा और फिर उसके मुताबिक चल है। नहीं आप टाइम के ऊपर अपना एविडेंस दे सकते या 1-1.5 मौका आपको दिया जाएगा, नहीं आप कर सकते तो आपके क्लाइंट का कसूर। पहले बता दिया था, मुकदमा करने से पहले हो गया हुआ था। ये भी सारे का सारा सेटअप है इन अमेंडमेंट्स का। सिस्टम को इस तरीके से तब्दील कर दिया गया है। इब्तदा के अंदर मेरी वकालत और दोस्तों की भी वकालत, ये दो घंटे वाला स्टे अब हासिल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब आपसे काम वगैरह करवाने की होता है। दुनिया में ये एक्सपेक्ट किया जाता है और पाकिस्तान में शायद नहीं, कि आप मुकदमा तैयार करके जमा करवाएंगे। दोस्त यहाँ पे सारे बैठे हुए हैं, वो शायद मेरे से कम दोस्ती इख्तलाफ करें, यहाँ पे हम मुकदमा तैयार करके तो जमा ही नहीं कराते, हम मुकदमा तैयार लिख के फेंक देते हैं और फिर साथ लिस्ट ऑफ विटनेसेस, डॉक्यूमेंट्स किसके पास हैं, ओरिजिनल किधर हैं। अमेरिका को छोड़ दें, अमेरिका का क्या कहना, इंडिया को भी छोड़ दें, अफ्रीका के अंदर भी घने जंगलों के अंदर जाके अगर आपने मुकदमा जमा करवाना है, ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि सिविल सूट वो आपको अगले दिन जमा करवा दे। हफ्ता 10 दिन लेते हैं कम अज़ कम। कागजात वो आपके पढ़ते हैं, ओरिजिनल कागजात कौन से प्रोड्यूस वगैरह करने, किधर से करने, क्या करने। यहाँ पे हमारे दोस्त ये कहते हैं कि जी वो जी स्टे लेना है, वो एक्सट्रीम अर्जेंसी के केसेस साइड पे पार्क कर लें। लेकिन अगर आपने ट्रायल करना है तो अब एक्सपेक्टेशन और बाकी दुनिया में भी तरीका ये है, और आपका डिले भी असल में किस लिए होता है, आपकी तैयारी नहीं होती। कहते हैं यार अगर जरा भी नहीं तैयार की हुई, डॉक्यूमेंट भी नहीं आ रहे, डॉक्यूमेंट भी नहीं लेके आ रहा, अर्जन और समझने की ये हाँ चंद दोस्तों को, उन दोस्तों की यहाँ पे मैंने कम से कम देखा है ऑब्जेक्शन आ रही हैं जिनका डिले में इंटरेस्ट है, जिनका अंदाज ही है कि मिसलेनियस के ऊपर एप्लीकेशन के ऊपर फेंक के 10-10 साल लंबा कर लें। वहाँ पे शायद ये चीज़ भी होगी कि फ़ी हेयरिंग या डिले करने के उनको पैसे वगैरह मिलते हों या कुछ इस तरीके से। मगर मेरे नज़दीक शायद अब वक्त ये आ गया हुआ है कि डिले वाली टैक्टिक साइड के ऊपर रखें। अगर डिफेंडेंट का मुकदमा अच्छा है, मेरिट के ऊपर बनता है, जो डिले कर बार बार करवा रहा है, तो प्लेंट खारिज हो जाएगी। असल में तो समझने की ये बात है कि वो बिला वजह डिले शायद इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसका मुकदमा नहीं बनता। अगर बनता होता तो उसके भी इंटरेस्ट में, और हम सारे भाई इकट्ठे बैठे हुए हैं, आप बरादरी वाले ही बैठे हुए, समझने की ये ज़रूरत है। मेरे पास भी 10-10 साल पुराने मुकदमे, लेकिन फ़ीस तो मेरे ख्याल में पहले चंद माह के अंदर ही खर्च हो चुकी हुई थी। तो मुझे किस चीज़ का कितने नफलों का सवाब हो रहा है कि अगर मैं 10 साल तक ये उनका मुकदमा गोद में उठा के लेके फिरता रहा। ये थोड़ा सा माइंडसेट वाला, हाँ मुकदमा हारना नहीं चाहते, हाँ मुकदमा इस तरीके से आगे मुशक्क़त काफ़ी है, एविडेंस करवाना। मैंने यंगस्टर्स में ख़ास तौर पे कई खुद भी देखा है, एविडेंस की स्टेज से जान जाती है, प्रैक्टिस की नहीं हुई ट्रायल की, तो वो लंबा ही करते रहो यार, जरा कौन तैयार करे, ये क्या करे, मुख्तलिफ स्टेजेस पे जाके हम फंस जाते हैं। तो ये हर बंदे को अपने आप को थोड़ा सा बीच में जांचना पड़ेगा इसको करके, बिकॉज मेरे नज़दीक हाँ हमारे इंटरेस्ट में है कि जल्द अज जल्द मुकदमे हम ख़त्म करें। और देखिए कुल्हाड़ा चलाने के मैं बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूँ, मॉडल कोर्ट्स में बहुत जुल्म हुआ है, मगर यहाँ पे अगर आपको कोई ऐसी चीज़ नज़र आ रही है, 30 दिन क्या कम है रिटन स्टेटमेंट जमा करवाने के, काम अगर आप कर लें या कुछ इस तरीके से, ये सारे के सारी जो चीज़ें, ये सारे के सारे जो मामलात हैं, पॉइंट आउट सिर्फ ये करना चाह रहा हूँ तमाम दोस्तों को कि इसमें मुझे कोई इतनी ज़्यादा बुराई नज़र नहीं आई। चंद चीज़ें हैं, चंद चीज़ों का ख़ास तौर पे मैं उन दोस्तों ने आके, और एक दो कैंपिंग के दौरान बेशुमार दोस्त कहते थे
कि जी यंगस्टर्स के ख़िलाफ़ ये कंस्पिरेसी है। यंगस्टर्स के ख़िलाफ़ कहाँ पे कि जी हमें, और एक दोस्त ने तो ये भी कहा कि जी हमें सड़कों पे आ जाना चाहिए, स्ट्राइक की भी कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे ये करना पड़ेगा। उस भाई से मैंने जब ये पूछा कि यार तू मुझे बता दे इसके अंदर किस चीज़ के अंदर कहाँ पे तुझे कंस्पिरेसी नज़र आ रही है, तो उस भाई ने मुझे कहा आप मेरे से सवाल कैसे कर सकते हैं, आप ये कैसे पूछ सकते हैं मेरे से। भाई की बाद में डिग्री भी जाली रिसेंटली पता चली है, हमारे भाई थे। बात ये है यार, देखो हंसने वाली बात नहीं है, बात तो यहाँ पे सीधी सीधी तमाम दोस्तों के सामने ये है कि हाँ, अगर आपका फ़ोटो कॉपीइंग से आपकी रोज़ी रोटी वाबस्ता थी तो आपके रोज़ी रोटी के ऊपर हाथ लग रहा है। वो ज़्यादातर अहमद और मुंशियों का था, उनकी बेशुमार कंप्लेंट है। अगर आपके तलबाने से एसोसिएटेड थी ये सारी की सारी, इसमें तामील को इंश्योर करवाने की कोशिश कर रहे हैं, मल्टीपल तलबाने अब शायद मुश्किल हों, वो हैं, मगर क्या वकालत आपने इन चीज़ों पे, अगर आपके लिए ज़रूरी है तो हम ये वाला इशू भी रेज़ कर सकते हैं। मगर प्रिंसिपली जो कंप्लेंट्स वगैरह आ रही हैं मेरे नज़दीक ज़्यादातर आई हैं एक प्रोफार्मे के ऊपर, दूसरी मल्टीपल कॉपीज़ के ऊपर, एक मैंने खुद ये आर्ग्यू ऐड कर दी है कि भाई ये किस तरीके से हो गया जनाबे वाला कि अगर रिटन स्टेटमेंट नहीं जमा आई तो दूसरी पार्टी को अपना मुकदमा साबित करने की ज़रूरत ही नहीं। चौथी दोस्तों की शायद ऑब्जेक्शन ये आई है कि इसमें ये लिख दिया गया है कि अब एग्जीक्यूशन डिक्री पास हुई तो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूशन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। लोगों का खदशा है, दोस्तों का खदशा ये है कि शायद उनको एग्जीक्यूशन की अब फीस नहीं मिलेगी। उनको मैं इंश्योर ये करवाना चाहूँगा कि बैंकिंग के अंदर ये प्रोविज़न ऑलरेडी मौजूद है, डिक्री जब पास होती है एग्जीक्यूशन में कन्वर्ट होती है तो हम डेफिनेटली फ़ीस लेते हैं और डेफिनेटली फ़ीस मिलती भी है। सो अगर वो कंसर्न वगैरह है वो आपकी और आपके क्लाइंट के दरमियान डीलिंग है। मैं तो बेसिकली आपके सामने यहाँ पे आके इसलिए बैठा हुआ हूँ कि आपकी जो कंप्लेंट है मुझे बताइए, आपस में थोड़ी बहुत उसके ऊपर बहस भी दो भाइयों के साथ बैठ के आपस में कर लेते हैं। मैं लिख के उनके सामने लेके जाऊंगा जज साहिबान के साथ, और उन्होंने कहा है कि आप हमें एक लिख के रिपोर्ट दें, हम तब्दील करेंगे। नहीं तब्दील करेंगे तो मैं आपके साथ स्ट्राइक करूँगा, नहीं तब्दील करेंगे तो मैं आपके साथ रिट करूँगा, और ये मामलात है। बट पहले रिट करें, नहीं वो देख लेंगे जी, स्ट्राइक नहीं करना। अच्छा ये गवर्नमेंट फंक्शंस के अगेंस्ट जो स्टे लेना होगा, सॉरी जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो सर स्टे लेना होगा गवर्नमेंट के उसके बारे में पहले वाली ही सिचुएशन है, मैंने कोई तब्दीली नहीं इसमें देखी है। कोई ऑर्डर 39 में गवर्नमेंट छेड़ा नहीं है, प्रोसीजर को चेंज कर नहीं। अच्छा ये मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा तकलीफ मुझे इस चीज़ की हुई है, इसके अंदर ऑर्डर 21 के अंदर और ज़्यादा तब्दीली करने की नहीं ज़रूरत थी। डिक्रियाँ हम हासिल कर लेते हैं, तमीलें आपने दिखा दी जी, तमील जल्दी कैसे हो सकती है, ये फॉर्म भर दो, ये कर दो। बात तो ये है कि ऑर्डर 21 में हम देखते हैं कि जी हमने 4 साल लगा के 2 साल लगा के डिग्री हासिल कर ली, उस बंदे ने घारी ये जो प्रॉपर्टी थी 5वें हाथ बेच दी हुई, या उसने वायलेट करके बैंकिंग के अंदर इसके अंदर मैकेनिज्म मौजूद है। ये इन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत थी कि ऐसे रोल बैक करेंगे उसको लिस्ट पेंडेंट्स वगैरह भी, और रोल बैक आप कैसे करेंगे इसको क्लैरिटी देने की। बोनाफाइड परचेजर का क्या मामला होगा, क्या ये क्रिमिनल ऑफेंस होगा ना, बैंकिंग के कानून में ये चीज़ें मौजूद हैं, ये चीज़ें वहाँ से लेने की ज़रूरत थी। एग्जीक्यूशन पे जो फोकस करने की ज़रूरत थी वो यहाँ पे नज़र नहीं आता। और भी आप चीज़ें कर सकते हैं, उसको सिविल प्रिजन में डालें। मुझे एक चीज़ बता दें, और मैं ये बाहर जगह पे मैंने अमेंडमेंट्स के अंदर सजेस्ट वगैरह किया है, उस बंदे के एसेट्स हम कैसे बताएं? बात तो ये है कि कोर्ट ने अगर कोई डिक्री किसी बंदे के अगेंस्ट पास कर दी है तो जज के पास कम से कम एग्जीक्यूशन में इख्तियार होना चाहिए कि टैक्स अथॉरिटीज़ और दूसरी अथॉरिटी से उस बंदे के एसेट्स के बारे में पिछले 5 साल का पता कर सके। हमें कह देना कि वो अगर जो ख़ास तौर पे बड़े गुरु किस्म के होते हैं, यहाँ पे डिफेंडेंट हमारे क्लाइंट को कह देना कि जी बताएं इसके एसेट ढूंढ के लाएं तभी एग्जीक्यूट होगा, वो छुपा के रखे होते हैं। तो वाई शुड देयर नॉट बी सच प्रोविजंस? इन चीज़ों के अगर आपने आउट ऑफ द बॉक्स करना है तो रिकवरी के ऊपर भी आप एम्फेसाइज करें और चीज़ों के ऊपर भी आप करें। ऑर्डर 38 के अंदर भी चंद अमेंडमेंट्स वगैरह आई हैं, उसकी अपील का भी पैसे जमा करवाए बगैर इट्स गोइंग टू ऑब्जेक्शन वगैरह, और ये तमाम मामलात वगैरह आगे आए हैं। ये मेरे नज़दीक इसके अंदर बेसिकली एक आपको ब्रीफ सा मैंने ओवरव्यू दिया है। अगर बैठने करने को तो मैं आप तमाम दोस्तों के सामने एक एक सेक्शन पढ़ सकता हूँ, लेकिन वो मेरा यहाँ पे मकसद नहीं है। बेशुमार अमेंडमेंट्स वगैरह ये आपके लिए जो अमेंडमेंट्स आए हैं ये आपके साथ शेयर भी की जा रही है।
दो सेट्स मैं यहाँ पे फोटोकॉपियर के पास छोड़ के जाऊँगा आज। एक तो ये है आपका तमाम ये जो नोटिफिकेशन आया है ये अमेंडमेंट्स का, अगर आप देखना चाहें, वैसे तो सीपीसी में इनकॉर्पोरेट हो गई हैं। और दूसरा, अगर तमाम अमेंडमेंट्स का आपने ओवरव्यू लेना है तो जुडिशल एकेडमी जो है उसके अंदर ये हमारे पहले रजिस्ट्रार साहब थे, अब तारिक इफ्तिखार अहमद साहब, उन्होंने जो तीनों अमेंडमेंट्स आई हैं सीपीसी में 2020 की ऑर्डिनेंस जो कि अब एक्ट बन चुका हुआ है, 2018 की जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, 2018 के एक्ट के बारे में एक समरी बना के रखी हुई है। ये भी आप तमाम दोस्तों के लिए मैं फोटोकॉपियर के पास इसकी छोड़ दूंगा। कागजात काफ़ी ज़्यादा था तो इसलिए जेब से नहीं मैंने कॉपी करवाई, आपको सिर्फ अमेंडमेंट्स में ये कर रहा हूँ। अब जी जी ओ भाई मेरी अपनी जेब में से हो रहा है वहाँ पे क्लाइंट का। अच्छा, दूसरी बात ये भी देख लीजिए, बात ये है, मैंने वहाँ पे किसको कहते कोट राधा कृष्ण में किसी दोस्त से बात करने की कोशिश की, उन्होंने भी ये कहा, मैंने कहा यार ये तो पैसे तेरे क्लाइंट ने देने, वो कहता 10,000 जहाँ पे हमें फीस दे रहा है उसकी पेइंग कैपेसिटी नहीं है तो हम कहाँ पे दें। एक चीज़ मैं आपको सजेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे कॉपीज़ के बारे में, अव्वल तो ज़्यादातर मुकदमों में 74 पार्टियाँ नहीं होती, ठीक है, ये कम अज़ कम हमें एडमिट करना पड़ेगा, बट चलें ठीक है, अगर 74 पार्टियाँ हैं तो ठीक है। एक सजेशन ये है, ये शहजाद शौकत साहब ने खुद दी है कि ये कानून में अलाउ करना चाहिए कि अगर वो 74 के अंदर से 10 पार्टियां एक ही पते पे रहते हैं, बहन भाई हैं, तो समन्स आप सारों को भेजें, सेट सिर्फ एक भेजें। दूसरा, आप मेरी ये भी सजेशन है कि जैसे आपका रिट जब आप जमा करवाते हैं तो जज के पास आप एक मिसलेनियस एफसीएम जमा करवाते हैं डिस्पेंस विद सर्टिफाइड कॉपीज़ की डिस्पेंसेशन की, कि हम नहीं लगा सकते, रहने दें, तो वो जज आपको ड्यू कोर्ट्स में अलाउ कर देता है। तो क्यों ना यहाँ पर भी डिस्पेंसेशन की जज को पावर दे दी जाए फॉर रीजंस टू बी स्टेटेड, या एक मालियत से नीचे कम के मुकदमे में, अगर मुकदमा ज़्यादा मालियत का नहीं है तो इतना रिगमरोल करने की नहीं ज़रूरत। हाउएवर अगर ज़मीन 75 करोड़ की है और आप 10,000 की कॉपियाँ नहीं लगा सकते तो फिर माजरत के साथ मेरे नज़दीक तो वो वाली चीज़ वहाँ पे होनी चाहिए, क्योंकि फ्रिवलेस लिटिगेशन को भी आपने कट आउट करना है। इतना अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो फिर आगे लेके चलें। और प्रॉपर्टी ज़्यादातर तो मैंने ये देखा प्रॉपर्टी डिवीजन के डिस्प्यूट्स के अंदर बेशुमार पार्टीज वगैरह बन जाती हैं और वहाँ पे ये जाके इशू होता है। अब किसी दोस्त की अगर कोई है ऑब्जेक्शन है तो वो मुझे ज़रूर पता है, वो मैं आपके यहाँ पे नोट करने के लिए ही आया हूँ और ये नोट करके मैं वहाँ पे शेयर भी करूँगा। सर ये जब स्ट्राइकिंग ऑफ अपना प्लीडिंग है हमारे पास, तो ये इसको इस तरह क्यों पुलाड़ा चलाया? क्या मतलब स्ट्राइकिंग ऑफ प्लीडिंग्स का है हमारे पास पावर, फिर ये पुलाड़ा क्यों चलाया कि पहले ही दे दी और पहले ही फायर कर दे, वो स्ट्राइक कर दे? क्या मतलब सर? जज साहब स्ट्राइक कर देना प्लीडिंग को, उनके पास पावर है जी, ऑर्डर है मौजूद, फिर हमें क्यों फोर्स किया जा रहा है कि आप ये लिख के दे और वो ये करें? हमें हम पे क्यों? ताकि आप बाद में जाके ये ना कह सकें कि जी सर इसको कहते हैं मुझे और फर्दर टाइम चाहिए, जब आपने अब नहीं देखिए सर, देखिए मामला ये है, अब आपसे लिखवा के आपसे भी मुकम्मल तौर पे हिस्सा और कमिटमेंट ले रहे हैं कि आप ये करेंगे आपके क्लाइंट की तरफ से। अगर आपने काम करना है आप अपने क्लाइंट को भी कह सकेंगे ये स्केड्यूल है, दे हैव क्लैरिफाइड इट नाउ, ये इस तरीके से, और अब आपसे फॉर्म्स पर लिखवा के लिया जा रहा है कि ये इस तरीके से अपना बटन हम पे शिफ्ट, ये बटन उनका था कि वो स्ट्राइक करते, हम पे उन्होंने बटन शिफ्ट किया। सर आप हमारी गर्दन पे रख के शिफ्ट सर, ये उनके पास अख्तियार है, वो नहीं इस्तेमाल करे, हमें इस तरह फंसा दिए। ये फंसाने वाली तो नहीं, पहली चीज ये प्रेजम्पशन पे हम टोटल प्रेजम्पशन पे हैं। क्या मतलब? हम प्रेजम्पशन पे हैं, हम सारा वो जो उसको बगैर अपना रिटर्न स्टेटमेंट के प्रेजम्पशन पे दे रहे हैं अपना फैक्ट सर, तो हमें नहीं पता उसने उधर से क्या आना है। क्या मतलब सर? उधर से क्या जो आप आना हम पहले एडमिट कर रहे हैं, हम पहले ही अपने इशू को एडमिट कर रहे हैं। सर वो तो मैं देखिए उसके बारे में तो मैं आपको कम से कम इतना बता रहा हूँ कि फॉर्म 14 और फॉर्म 15 उन्होंने इंडिकेट मुझे ये किया है कि वो रिटन स्टेटमेंट के बाद के लिए शिफ्ट अगर वो कर दें तो वो तो फिर जनाब के लिए एक्सेप्टेबल होगा। और साथ स्ट्राइकिंग हो, ये उसका काम है जज का, ये हम पे क्यों बर्डन डालते हैं? किस चीज़ का स्ट्राइकिंग? इसके बाद हम कह रहे हैं स्ट्राइकिंग जो अपना जितने भी उसकी स्ट्राइक कर सकता है वो प्लेट के अंदर या अपना उसके बाद अपना स्टेटमेंट के अंदर, तो वो क्या मुझे समझ नहीं आई स्ट्राइकिंग ऑफ का किस चीज़ की बात कर रहे हैं? स्ट्राइकिंग ऑफ द राइट टू फाइल रिटन स्टेटमेंट किस चीज़ की बात कर रहे हैं? रिटन स्टेटमेंट में हमारा कोई ऐसी चीज़ है को स्ट्राइक करना चाहता है तो जज के पास ये है, उसके पास पावर है वो स्ट्राइक करने। हमारी ट्रेड में कोई ऐसी चीज़ है तो स्ट्राइक ऑफ कर सकता है।
अगर स्कैंडलस वगैरह आप किस चीज़ की आप सर कोई भी ऐसी चीज़ आती है उसके अगेंस्ट आती है, किसके अगेंस्ट आती है? किसी के अगेंस्ट आती है जो उसमें नहीं है, जो हमारे मेन इशू पे या प्रेयर में नहीं है, ये जो हम चाह रहे हैं वो नहीं है, तो स्ट्राइक कर दे उसको। तो हमारे को हम उसको समराइज करें, अपना उसको कंसाइज करें और वो लेके जाए सतह के ऊपर, वो खुद कर दे। अच्छा, पहले भी अगर आप देखें तो नोट फर्दर एंड बेटर पर्टिकुलर्स की पावर जज के पास मौजूद थी, लेकिन वो मांगता आपसे ही था, खुद फर्दर एंड बेटर पर्टिकुलर्स नहीं सप्लाई करता था। उसको तो पावर किया नहीं है, ये सारा बर्डन हम पे शिफ्ट कर दिया। तो क्या हम ये बर्डन लेने के लिए तैयार नहीं है अपने मुकदमे के बारे में? ठीक, आप जज साहब को दे दें ये बर्डन, हम ठीक है जज साहब को दे दें, इसको होगा मसला आगे बीच में चले जाएगा। इस तरह जो ये पिंग पोंग होती है कि बॉल इधर फिर बॉल, इसमें तो पिंग पोंग बिल्कुल पिंग पोंग की कोई गुंजाइश ही नहीं है। बल्कि अगर आप मेरे से पूछे, एक इसके अंदर बहुत सीरियस मसला नज़र आ रहा है कि रिटन स्टेटमेंट के अंदर अगर आप सेट ऑफ क्लेम कर लें या अगर आप काउंटर क्लेम रेज कर लें तो इसको कहते हैं रिजॉइंडर जमा करवाने का तो कोई टाइम फ्रेम है ही नहीं इसके अंदर, वो तो सीधा सीधा आप आगे जा रहे हैं उसके अंदर, और सेटअप और रिजॉइंडर वगैरह का और होगा बेशुमार केसेस में, और बेशुमार केसेस में होता है, उसका जवाब और उसका डिनाइल वगैरह का यहाँ पे नहीं है। तो इतनी जो फर्म ये इन्होंने की हुई, ये भी एक नुक्ता है जो कि रेज करेंगे हम, और ये लेने के मेरे भाई के बीच में कंसर्न ये है कि बर्डन हैज़ बिन, जो लिख रहा हूँ, बर्डन हैज़ बिन शिफ्टेड ऑन टू लॉयर्स। जज आपसे ये एग्री करवा रहा है कि किस दिन आप एविडेंस जमा करवाएंगे? सर यही कह रहे हो, जज क्या कर रहे हैं? जज डिसाइड करने के लिए बैठे हैं आपके। और किसी दोस्त की कोई कंसर्न? भट्टी साहब पीछे कुछ कहना चाह रहे थे। अफ्रीका के घने जंगलों की मैं कह रहा हूँ, इसीलिए मैंने कहा कि आपने कहना अमेरिका यहाँ पे ना। जंगलों की बात जब करते हैं सर, उसमें उसकी सोसाइटी और हमारी सोसाइटी में सबसे मेन फर्क ये है कि यहाँ पे ज़्यादातर जो भी दोस्त हैं उनके अक्सर जो प्रॉपर्टी वो कब्जे में, उनके पास उतने पैसे ही नहीं है जो हमारे पास आगे यार कहेंगे यार ये पैसे ले ले और हमारा जो केस करें। जब एक वकील साहब के पास आते हैं तो कहते हैं यार आपको किस्तों में पैसे दे देंगे, आप हमारा केस लड़ते चले। वो वकील साहबान क्या करते हैं जी, केस लड़ते चलते हैं और वो केस जो है वो प्रॉपर चलता रहता है और उनका मसला 2 साल बाद 4 साल बाद हल हो जाता है, वकील की फीस भी आ जाती है। आप जिसकी बात कर रहे हैं, जिस सोसाइटी की बात कर रहे हैं, उसमें वो एग्रीमेंट हो गया, उन्होंने पे करना ही करना है। यहाँ पे जो एग्रीमेंट होता है जी कि 10,000 रुपया देना जी आपको नेक्स्ट डेट पे, वो 10,000 रुपया वो 5 डेटों में देगा, ना कि एक डेट में देगा। अब मेन प्रॉब्लम ये है कि 70% हमारी आबादी ऐसी है जो कि अनपढ़ है, उनको किसी चीज़ का पता नहीं है, वो आते हैं और ये वो इसी तरह एग्रीमेंट करते हैं कि यार हमारी ये मसला है, आप इसको हल करवा देंगे। अब ये जो रोटी रोजी का आपने बात की थी, अब ये रोटी रोजी इसी तरह चलती रहेगी और इसी तरह चलती जाएगी कि हमें पैसे मिलने चाहिए। अगर आप 30 दिन में जवाब की बात करेंगे या ये फॉर्म की बात करेंगे, सारा कुछ करेंगे, तो वो जो सोसाइटी वाले लोग हैं वो एक दिन में तो हमें 1 महीने में पे तो नहीं हमें करने लगे, ना ही उन्होंने हमें पेमेंट देनी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग बाहर की बात करते हैं या उन्होंने उठा के फॉर्म यहाँ पे ले आए, उनकी सोसाइटी को स्टैब्लिश हुए बड़ा अर्सा हो गया। हमारी सोसाइटी को स्टैब्लिश हुए भी टाइम लगेगा, आहिस्ता आहिस्ता ये अमेंडमेंट आती जाएंगे और चलती जाएंगी। लेकिन यकदम अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो ये तो हमारे लिए बहुत मुश्किलात है, वकला के लिए बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इसलिए अब जब हम कॉपीज की बात करते हैं तो उनके पास तो एक केस के लिए पैसे ही नहीं है, वो तो बेचारों की प्रॉपर्टी ऑलरेडी अरबों की जो है कब्जे में है, जिसके पास पैसा है वो तो ये चाहता ही नहीं कि वो केस करने के लिए आए। अगर आप जैसा वकील या मेरे जैसा कोई कहता है चलो यार हम इसकी हेल्प कर देते हैं, बहुत से दोस्त यहाँ पे हेल्प करने के लिए तैयार होते हैं, तो वो कहते हैं चलो यार आहिस्ता आहिस्ता पैसे भी आते जाएंगे। इसलिए ये जो आप प्रोसीजर बता रहे हैं जी, उन्होंने ये किया कि 30 दिन में इसका सारा कुछ होना चाहिए, जवाब देना चाहिए, ये हमारे नज़दीक ठीक नहीं है। कम से कम 6 माह के लिए टाइम होना चाहिए ताकि प्रॉपर वो जो पार्टी आई है वो भी उसका भी हल हो जाए, वकील साहब के पैसे भी आ जाए, काम भी चल रहा है। मेरे भाई ने जो चीज़ पॉइंट आउट किया है, इसके अंदर भी साल तो कहीं भी नहीं गया, 1.5 साल तो अगर ट्रायल अभी फुल स्पीड के ऊपर भी चले, 6 माह की आप बात कर रहे हैं तो 1.5 साल तो फिर भी इसके अंदर चलता रहेगा। वकील तो आपके पास फिर भी 3 माह काफ़ी है। सॉरी ऑफिशियली 3 माह काफ़ी, जैसे नाजरा वाले करते हैं जी, कि जब उन्हें कोई फ्रेंड वसूल होती है अपने खिलाफ तो वो उनको 90 दिन जवाब देने के लिए। मैं 1 सेकंड पहले दोस्त भाई का जवाब दे दूं। देखिए इसके अंदर भी इमीडिएटली तो नहीं हो रहा, आप रिटन स्टेटमेंट जमा करवाने के बाद क्लाइंट कॉन्फ्रेंस भी होनी है, फिर उसके बाद इश्यूज भी फ्रेम होने हैं, फिर एविडेंस भी होनी है,
फिर फाइनल आर्ग्यूमेंट्स भी होने हैं, और आपको तो अगर एक तरीके से आप इसको देखें तो आपके पास तो दो बहुत अच्छे मौके हैं फ़ीस हासिल करने के। अब जब आप ट्रायल जज के पास जा रहे हैं तो वहाँ पे भी आप क्लेम कर सकते हैं, आप मल्टीपल स्टेजेस पे। तो अगर आपकी कंसर्न ये है, सवाल तो फिर ये आ जाता है कि हाँ, अगर आपने हर पेशी के बीच में पैसे चार्ज करने, वहाँ पे जाके हाँ आपको ये तंग करेगा कानून। मगर अगर आपका ये है, मौक़िफ़ ये है कि मुकदमे के एंड तक आपको पैसे ही नहीं मिलेंगे, तो उसमें तो साल 1.5 साल में अगर नहीं मिले तो नहीं मिलेंगे, उसने देने ही नहीं है। रही बात आपका ये कहना कि उसको कहते हैं बड़ी वैल्यूएबल प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके ऊपर कब्ज़े लोगों ने किए हुए हैं और उसके ऊपर अब उनको करना चाहिए वगैरह। अगर उनके पास फ़ोटोकॉपी करवाने के पैसे नहीं हैं तो फिर अब उस क्लेम को लिटिगेट करना या उस क्लेम को आगे ले जाना इज़ गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट। हाँ, लीगल एड वगैरह होनी चाहिए। हाँ, यहाँ पे तो बीच में लोग अब अमेरिका के अंदर तो होता है, यहाँ पे आप फिर कहेंगे अमेरिका की बात करें, यहाँ पे भी लोग परसेंटेज के ऊपर कर लेते हैं। नहीं करना चाहिए, लीगल है। जब अपना एविडेंस भी आ जाता है और वन टाइम की कोई पार्टी आनी जाती है तो उसके लिए क्या कहते हैं? सॉरी, एविडेंस आ रही है, इस वन टाइम की एप्लीकेशन आ जाती है जी, फिर क्या करेंगे? मुझे नहीं मालूम। और सच और इशू असल में इसमें ये है, इसमें अगर आप पूछते हैं कौन सी एप्लीकेशंस किस स्टेज पे कहाँ जाएंगी, ये लिखा ही नहीं हुआ। ये हवा के ठीक है, भाम है उसके ऊपर, बट इसका मतलब है क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है। बात तो ये है कि दोस्त उनका ख्याल ये है कि जी ट्रायल के स्टेज के ऊपर अन्यवा चलेगा मामला और ये सारे का सारा हो जाएगा मिसलेनियस एप्लीकेशन। बेशुमार दोस्त ऐसे हैं जो कि ट्रायल के अंदर 75 एप्लीकेशन दे सकते हैं आप दे, और ट्रायल को भी रोकने में कोई भाम नहीं है। मेरे नज़दीक तो अगर आप पूछें, मैंने ये चीज़ें शहजाद शौकत साहब से ख़ुद पूछी क्योंकि मुझे नहीं जवाब मिल रहा था। उन्होंने ये फरमाया कि जी ट्रायल से पहले, ये इश्यूज़ फ्रेम होने से पहले सारी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेटिव जज की, उसके बाद वाली ट्रायल की। मेरे नज़दीक वो नहीं होना चाहिए, उसके बाद वाली भी मिसलेनियस एप्लीकेशंस एडमिनिस्ट्रेटिव जज के पास जानी चाहिए अगर इसने ट्रायल चलाना है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं, दूसरा मसला ये है एडमिनिस्ट्रेटिव जज क्यों बैठ के जाके इश्यूज फ्रेम करे? जिसने ट्रायल चलाना है वो उसको करने चाहिए। इसी बहाने जाके वो कम अज़ कम प्लीडिंग्स तो पड़ेगा। और ये इस तरीके से ये मामलात हैं, ये इश्यूज हैं, ये मैंने लिखे हुए हैं और ये उनसे डिस्कस वगैरह भी करेंगे। बट वंस अगेन मुझे साथ बीच में ये भी सजेस्ट ज़रूर कीजिए कि किस तरीके से होना चाहिए। ये मलेशियन मॉडल है, अगर वो आप विजिट करें वो ज़्यादा अच्छा है। मैंने एग्जामिन नहीं किया हुआ, मैं देख लूँगा। लेकिन मैं अपने एक सेकंड मैडम, मैं अपने भाई भट्टी साहब से दोबारा पूछना चाहिए। भट्टी साहब, फिर होना क्या चाहिए जी? अभी वाला ही सिलसिला चलना चाहिए कि कोई तब्दीली आनी चाहिए? वो तो सजेशन क्या है? आपने तो कह दिया रद्द कर दिया, आगे बताएं करना की चाहिए था फिर? हाँ, आपके आने से पहले मैंने हाथ खड़े करवाए थे सारों से कि कौन बंदा है जो अकेला जो कहता है कि जी जो सिस्टम जिस तरह चल रहा है वो ठीक है। हर बंदे ने कहा, एक बंदे ने हाथ नहीं खड़ा किया, पहला आपने खड़ा कर दिया। सर उसमें ये है कि अगर जब 1-2 माह के बाद हमें पता चलेगा कि ये सिस्टम इसी तरह नहीं चल रहा है, तो इसमें अमेंडमेंट जो आई है, ये फॉर्म वगैरह सारी इसके बाद हुई है, आपने 3-4 जगह पे इलेक्शन दिए हैं, तो सारा यही हुआ है कि एक तो उन्होंने कहा जी कि हम आपको रिटन स्टेटमेंट सारी चीज़ें आनी चाहिए, एविडेंस आपके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ, ये सारा वो तो क्लियर आपने कहा जी इसको होना चाहिए। बाकी टाइम बाद जो है ये 30 दिन के अंदर, ये पहले ऑलरेडी 4-5 माह लग जाते हैं जवाब देने में, अब अगर 6 माह लगेंगे तो सेम हुए कि नीचे तो वो आगे फिर आगे ट्रायल जो आगे होता रहा है वो आगे होता रहेगा। ये मुझे ये बता दें, मुकदमे सारे देखें अब, काफ़ी स्टैंडिंग वगैरह, 3-4 माह किस चीज़ के लिए यार? 30 दिनों के अंदर आपके सामने दावा आ गया, उसने सारे के सारे कागजात भी साथ लगा दिए, तो 30 दिनों के अंदर हम जवाब नहीं तैयार कर सकते? 2 हफ्तों में नहीं कर सकते? ऑनरेबल कोर्ट जो है वो किसी से अपने पेपर अगर किसी के पास है तो वो तो पेपर की भी निकलवा सकती है उनसे 6 माह से पहले। तो एक आम बंदा अगर किसी के पास रजिस्ट्री ओरिजिनल है तो उससे तो कैसे निकलवाएगा? वो तो कोर्ट कहती है कि आप लेके आए जी, हालांकि ड्यूटी तो कोर्ट की है, कोर्ट उनसे पेपर नहीं ले रही, जो ओरिजिनल काम करने वाले वो तो कोर्ट कर नहीं रही। ठीक है, अब आपने ही फरमाया ओरिजिनल रजिस्ट्री निकालने के लिए असल तरीका ये है, अगर उसके पास नहीं है, नोटिस टू प्रोड्यूस आप कोर्ट से ऑर्डर करवा सकते हैं, सारी दुनिया में होता है। अगर वहाँ पे आपके उस बंदे को नहीं मिल रहा या उसके पास चीज़ें वगैरह नहीं हैं तो आप समन करवा लीजिए कोर्ट से।
बात तो ये है कि पुराने वाले तरीके, मैंने आपके शायद आने से पहले ही यहाँ पे ये बात की कि हमारी ये बहुत बुरी आदत हो गई हुई है कि हम उसको बंदे को कहते हैं कि भाई तेरे को केड़े डॉक्यूमेंट, और आपका ख्याल है कि जी सिर्फ जो आपके क्लाइंट के पास डॉक्यूमेंट्स है उसकी बेसिस पे आप मुकदमा कर सकते हैं, दूसरी पार्टी से आप डॉक्यूमेंट नहीं निकलवा सकते। उसको कहते हैं यार लेके आ, या उसके पास अगर कॉपीज़ पड़ी हुई ओरिजिनल वगैरह, ये सारी की सारी आप वहाँ से प्रोड्यूस करवाएं। उसका तो यही बीच में जवाब होगा। इंटरोगेटरीज वगैरह, एडमिट, नोटिस टू एडमिट एंड डिनाई, सारे डॉक्यूमेंट्स करें। वो जो अगर दूसरी पार्टी नहीं उस डॉक्यूमेंट को एडमिट करती तो फिर आप ये सारे का सारा करें। ये कौन कह रहा है कि जी आपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल आपने साथ ही लफ करके भेजने? यार मामलात के तो मुकदमा कई 10 साल चलना चाहिए, 5 साल लगने चाहिए। चलें ठीक है। दूसरी तो प्लेंटिफ का क्या कसूर है अगर दूसरी साइड से आप चल रहे हैं करवाने? प्लेंटिफ के वकील का क्या कसूर है? कॉस्ट का तो डाला हुआ बीच में। मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ वापडा के केस की। 27 महीने के बाद उसने रिटर्न स्टेटमेंट सबमिट की, 2 साल 3 महीने के बाद, और फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ सूट 4 साल के बाद उसने एक हैंडमेड मैनुअल रिपोर्ट रिकॉर्डरी की बना के सबमिट कर दी कि ये दवा जो है यहाँ। आपका नुक्ता क्या है? नुक्ता क्या करना क्या चाहिए? हैवी कॉस्ट होनी चाहिए अगर आप ना जाओ, कॉस्ट डिपेंडेंट के ऊपर करनी चाहिए, और नॉन पेमेंट की वजह से एक्सपायरी डिग्री होनी चाहिए। दूसरा देखिए, अगर आप ठीक है आपसे एग्री करता हूँ, लेकिन इसके साथ साथ फिर अगर दावा खारिज होता है तो प्लेंटिफ पे भी दबा के कॉस्ट पड़नी चाहिए। वकील का सारा खर्चा उससे रिकवर करना चाहिए प्लेंटिफ से। और ये वाले जो मामलात वगैरह हैं ठीक है, मगर वन साइडेड नहीं, यहाँ पे बहुत फ्रिवलेस लिटिगेशन भी है। तो अगर मुकदमा हारता है बंदा तो फिर भी, ताकि दोस्तों का ख्याल ये है कि मैं वैसे पूछना चाहूँगा पाकिस्तान के अंदर आपके ख्याल में लिटिगेशन सस्ती है कि महंगी है? मेरे नज़दीक तो इतनी सस्ती है कि हर बंदा दो दफ़ा सुप्रीम कोर्ट से होके आ जाता है। आपको महंगा बनाने के लिए ज़रूरत है, हारने के कॉन्सिक्वेंसेस आपको हाई करने पड़ेंगे। जब तक आप नहीं करेंगे तो हर बंदा अन्य मुकदमे जमा करवाता रहेगा। अब वो आप वेलकम करना चाहते हैं, आपके नज़दीक अच्छी चीज़ है, नहीं अच्छी चीज़ वो आप बेहतर जाने। बट और कोई दोस्त कुछ पॉइंट आउट करना चाहे फॉर्म 14 फॉर्म 15 का? तो आप एक सेकंड भाई, आप कुछ कहना? जी सर बताइए। सर मैं ये करना चाह रहा था बात कि केस मैनेजमेंट पे आपने बात की कि दोनों बोथ काउंसिल्स को कर दिया जाए कि टाइम फ्रेम जो है ना वो फिक्स कर दिया। मैं भी करवा देता हूँ, ठीक है करवा देता हूँ। टाइम फ्रेम फिक्स, एक सेकंड मैडम, इनका ये क्वेश्चन कर रहे हैं सर, टाइम फ्रेम फिक्स कर दिया जाए दोनों पार्टीज के लिए, फलां डे ये होगा, फलां डे ये होगा। तो आया कि सर जज के पास ही ऐसी कोई पावर नहीं होनी चाहिए कि वो स्टिक ऑर्डर पास कर दे, जैसे आजकल होता है जहाँ पे नॉर्मल सिचुएशन में कि जिस दिन जज बाउंड कर देता है कि मुझे आज रिटर्न रिप्लाई चाहिए, ये ऑर्डर उसने पास करना है, मैंने करना ही करना, तो वो कर देता है। अदर डेज में अक्सर होता है कि फेस देखा जाता है, नॉर्मली जो होता है फेस देख के डिले एक्सेस तो फिर भी यूज़ हो सकते हैं, इसमें भी कोई अपनी कमिटमेंट पे पूरा नहीं उतरेगा। तो आया कि इसमें जजेस को बाउंड नहीं करना चाहिए कि वो स्ट्रिक्ट ऑर्डर पास करें, उनके पास जजेस को बाइंड कर दिया ना, उनकी डिस्क्रेशन ही तकरीबन ख़त्म हो गई, और आई बिलीव तीन से ज़्यादा एडजर्नमेंट दे ही नहीं सकते। और बात तो ये, अगर आप इसके अंदर एक दफ़ा आपने लिख के स्केड्यूल कर लिया, जजेस को भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, बिकॉज चेहरे और प्रेशर के ज़रिए ही एडजर्नमेंट्स हासिल की जाती हैं। जब आपने खुद लिख के दे दिया हुआ है कि भाई मैं इस तारीख के ऊपर एविडेंस दूंगा और आपको एडवांस में है, तो कम से कम उसके हाथ इस लेवल के ऊपर तो स्ट्रांग होंगे करने के लिए। तो आया कि सर उसके पास ये पावर है ना सर, वो अपनी सर इसके नीचे के भी सफ़े हैं आपके, आप साथ दे दीजिए। पॉइंट आउट सिर्फ ये करना चाह रहा हूँ, केस मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट ही सारे का सारा ये है कि आपको पाबंद कर दिया जाए, आपको एडवांस में बता दिया जाए भाई इस तारीख पे करना है आपके, और आपसे ज़्यादा आपके क्लाइंट को भी बता दिया जाए भाई इस तारीख के ऊपर ये चीज़ें करनी है। पता होगा, मैं फिर ये कह रहा हूँ, ये मुकदमा अब आपको तैयार करके जमा करवाना पड़ेगा। वो वाली जो पुरानी बात थी ना कि जी वेखी जाएगी सुट दे बाद में अब एविडेंस आ जाएगा, ये वो वाली चीज़ नहीं हो सकती। वो होगी तो अगर आपका अंदाज ही ये है कि जी मैंने फेंक दिया और देख लिया, फिर आप स्ट्रगल करेंगे, फिर आप कहेंगे कि मेरे को टाइम नहीं है। लेकिन जिस बंदे ने एफिडेविट्स पहले तैयार करवा लिए हुए हैं, जब मुकदमा जमा करवा रहे हैं,
उसको किस चीज़ की ताख़ीर, उसको तो जल्दी होनी चाहिए कि यार जल्दी करो। और इन चीज़ों पे आप अपने क्लाइंट से अप फ्रंट पैसे ले सकते हैं कि भाई इस चीज़ के लिए, इसके लिए, इसके लिए जो आप कर सकते हैं। जी मैडम, आप कुछ कहनी थी? जी आप कौन से वाले, एक सेकंड मुझे देख लेने दीजिए। 26A इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट थ्रू पे, अच्छा वेरी गुड पॉइंट। मैडम ने ये जो पॉइंट आउट किया है, कोई दोस्त बता सकता है सेक्शंस में अमेंडमेंट कौन करता है? हाँ, ऑर्डर्स में कौन अमेंडमेंट करता है? एक डिश में अगर 2 कुक बैठ के कुकिंग कर रहे हो तो वहाँ पे क्या अपनी मर्जी से एक नमक डाल रहा होता है, अपनी मर्जी से दूसरा। अगर आप ये देखना शुरू करें, 26A का आपने अच्छा पॉइंट आउट किया। 2020 की जो अमेंडमेंट्स आई हैं और उसमें सेक्शन 26A और ये जो सारे किए हैं, ये कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं उन चीज़ों को जो कि ऑर्डर्स के अंदर लिखी हुई हैं। इस चीज़ को भी आई डोंट नो द आंसर टू योर क्वेश्चन, आप सही कह रही हैं मुकम्मल तौर के ऊपर। एंड दीज कॉन्ट्रडिक्ट एग्जैक्टली जो ऑर्डर्स में जो हाई कोर्ट ने बना के एक चीज़ दे दी है और उसके साथ साथ बना के ये एक अदद चीज़ दे दी गई है यहाँ से प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने। मैडम मैं आपसे मुकम्मल तौर पे एग्री करता हूँ और मैंने अब पहले भी ये पॉइंट आउट किया कि रिटन स्टेटमेंट ना आए तो वहाँ पे ऑर्डर्स में तो प्रिजम्पशन उन्होंने ऐड कर दी हुई है कि कंटेंट्स ऑफ द प्लेंट आर डीम्ड टू बी करेक्ट। येस, दीज आर वेरी सीरियस प्रॉब्लम्स और इन्होंने ये जो सारे का सारा किया, अ लॉट ऑफ इट डज नॉट मेक सेंस। और मेरे ख्याल में शायद ऑर्डर्स वालों ने सेक्शंस नहीं पढ़े हुए और सेक्शंस वालों ने ऑर्डर नहीं पढ़े हुए थे 2020 में जब ये आया है। और ये जब उन्होंने नाफिज किया है और ये जिस तरीके से भोंडे अंदाज के अंदर 2020 वाला जो आया है मामला 26A के अंदर, 26 के अंदर इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट थ्रू प्लेंट है, 27A के अंदर प्रोसेस ऑफ समन्स है और उसके अंदर अगर आप जाके देखें सेक्शन 27-28 के बाद जो होते हैं वो सारे का सारा जो रब्त मौजूद था इन CPC वो सारे का सारा ख़त्म कर दिया उन्होंने, सारे इकट्ठे कंप्रेस करके। और हुआ भी बेसिकली ये है, अगर आप इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री CPC अमेंडमेंट्स की ट्रेस करें, ये इब्तदा सारी की सारी KPK से हुई है। KPK के अंदर अमेंडमेंट्स आई जिनके अगेंस्ट आज भी सारी की सारी स्ट्राइक्स हो रही हैं और उनको वहाँ से रिजेक्ट किया गया। उसके बाद वो अगर KPK की अमेंडमेंट्स आप देखें उनको हर्फ ब हर्फ कॉपी किया गया। एक एक्ट पास हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जी तकरीबन उसके अंदर से बेशुमार उठाया वो जिनको चैलेंज किया जा रहा है। उसके बाद उन्होंने गलतियों समेत टाइपोग्राफिकल एरर्स के साथ साथ उन्होंने जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के लिए उन्होंने उठा ली और वहाँ से नज़र आ रहा था कि नकल के लिए थोड़ी बहुत अकल की ज़रूरत होती है। नकल के लिए पंजाब में थोड़ी बहुत अकल की, उन्होंने थोड़ी बहुत अकल अप्लाई की, उन्होंने तमाम की तमाम KPK की नहीं उठाई और चंद उनमें बहुत ही शॉकिंग और बहुत ही अजीब व गरीब किस्म की चीज़ें थी वो करके उन्होंने ये सेक्शन डाले। मगर इनमें भी अभाम है। यहाँ पे ये है कि उन्होंने जज साहबान से बात ही नहीं की या उनकी अमेंडमेंट्स को तो किसी खाते में लिया ही नहीं, अदरवाइज़ इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी जबकि ऑलरेडी सारे के सारे मामला दे दिए गए थे ऑर्डर्स के अंदर तब्दीली करके। सो आई टेक योर पॉइंट, आप सही पॉइंट आउट करें। हमारे यहाँ मोस्टली तो सिर्फ जो क्लाइंट से मेन करता है वो ये होता है कि आप जो हमें स्टे ऑर्डर ले दें तो इंटरम उसके बाद हम ना आपस में हमारा पैचअप हो जाएगा, रिस्पेक्टिव ऑफ द सोसाइटी बैठ जाएंगे, एल्डर्स बैठ जाएंगे, तो वो आमतौर पर हो भी जाता है। बहुत कम केसेस हैं, मैं अपने चैम्बर के देखूँ तो बहुत कम माइनर केसेस हैं जो 8-10 साल 15 साल की लिटिगेशन तक के हैं, वरना वो आपस में बैठ के सॉर्ट आउट कर लेते हैं और फिर स्टेटमेंट एक दे देते हैं इसको विड्रॉ कर ले, हमारी आपस में हो गया है, हमारा पैचअप हो गया है। तो 30 दिन का जो टाइम है ये मेरी टेनिस में थोड़ा सा कम है, इसको अगर बढ़ा के 60 दिन का कर लिया जाए इसमें क्या हर्ज है, ताकि ये जो क्योंकि हम जिस सोसाइटी में वहाँ तो आइडियल चीज़ कोई भी नहीं है, तो लोग आपस में पैचअप करने के लिए या टाइम गेन करने के लिए चले हम इक्वल फुटिंग पे आके जो टेबल टॉक है वो कर लेंगे, इसलिए वो उसके ऑर्डर ले लेते हैं। उसके नहीं एक सेकंड भाई, उसके लिए आपने फॉर्म 14 भी देखा है
और अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मैकेनिज्म भी इंक्लूड किया गया। ये चीज़ जो आप कह रहे हैं, यूर बेसिकली टॉकिंग अबाउट मीडिएशन, या आर्बिट्रेशन तो नहीं, मीडिएशन और ये रिकन्सिलिएशन इसके अंदर मामलात में कि वो कर लेंगे, उसके लिए ब्रीदिंग रूम इसमें दिया गया है इन बिटवीन। ये आपको ऑप्शन केस मैनेजमेंट के स्टेज के ऊपर आपको दी जाती है ऑप्शन, इफ़ यू वांट टू गो अहेड एंड डू दैट। दूसरा सवाल मैं आपसे ये करूँगा कि असल में मुकदमों का फंडामेंटल मकसद क्या है? मुकदमों का, ये तो आपने ठीक है सेकेंडरी जो आप कर रहे हैं, मुकदमा आप डिसाइड करवाने के लिए करते हैं कि लिंगर ऑन करने के लिए करते हैं? इसके पीछे थ्योरी ये है, हाँ आप सिस्टम को आर्म ट्विस्टिंग के लिए और आप ये करने के लिए या उसको प्रेशराइज करने के लिए आप मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं या कर भी सकते हैं, बट दैट्स नॉट द फंडामेंटल पर्पस ऑफ ये ऑफ द कोड। कोड तो इस चीज़ के लिए बनाई गई है कि जो मुकदमा जमा करवाया है वो जल्दी डिसाइड हो। हाँ, अगर आपका आर्म ट्विस्टिंग की चीज़ वगैरह होती है, अगर आपकी आर्म ट्विस्टिंग वाली चीज़ ख़त्म होती है तो ख़त्म हो जाए। बात तो ये है कि मुकदमा करने के लिए आप जमा करवाते हैं। अगर भाई उसका आप आखिरी चीज़, अगर आपका स्टे बनता हुआ ना तो आपका स्टे जल्दी कंफर्म हो जाएगा। अगर आपका दावा नहीं बनता था तो आपका दावा क्यों 3 साल के लिए चलता रहा? आपका दावा 6 महीने के अंदर खारिज हो जाना चाहिए। जो आप कह रहे हैं ना, फंडामेंटल इनका मकसद क्या है? ये मुमकिन है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री में हम हर चीज़ से डिस्कनेक्ट होकर सिर्फ कोर्ट को आइडियलाइज कर लें, यहाँ पे आइडियल चीज़ें ले आएं। का तो पहले भी 30 डेज दूसरी बात नहीं, अब तो उसकी सज़ा दे दी गई है। सर इसमें फाइनेंस का है, तो हमारे यहाँ क्या ऐसा मुमकिन है कि फीस जो है वो मुकर्रर कर दी जाए, कम से कम इतनी एक क्लाइंट जो है वो फीस पे करेगा? क्योंकि जो यंगस्टर होते हैं 4 साल 3 साल 2 साल की प्रैक्टिस वाले 1 साल की, उन्हें तो कोई फीस पहले देता ही नहीं है। तो देता भी अपनी माइनस की फीस दी जाती है, वो अगर फोटो कॉपीज में लग जाएंगे इधर उधर तो फिर तो कुछ भी नहीं बचेगा। वो आई अंडरस्टैंड, नहीं वो फीस तो क्लाइंट से लीजिए ना, फोटो कॉपीज आप अपनी जेब से क्यों करवा रहे हैं? अगर वो आपको करने के लिए कहता है उसका नाम मुकदमा करें। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे सोसाइटी में नहीं पे किया जाता है नौजवान वकील को, वो उसी के अंदर लमसम आपको पे करके कहते हैं कि मतलब ये वो है जो हमें चैलेंजेस पेश आते हैं। आई एग्री विद यू भाई, वो सही है। अब और मुझे ये बीच में कई जगह के ऊपर आगे से भी मिलता है कि मोहम्मद भाई आपकी तो लाखों में फ़ीस है, आप शहजादे हैं पूरे के पूरे, आपको क्या पता। और दुरुस्त है, इसीलिए मैं आप दोस्तों के साथ बैठ के डिस्कस कर रहा हूँ। बिकॉज ख़ास तौर पे मुफस्सल के अंदर वो आपके आने से पहले शायद बात हुई थी कि मुफस्सल में वो कहते हैं कि कोर्ट राधा कृष्ण में कि हमें 10,000 रुपये फ़ीस मिलती है, तो 15,000 हम फ़ोटो कॉपी के ऊपर कहाँ पे दे दें। आई एग्री विद यू ऑन ऑल ऑफ दैट, बट मिनिमम फ़ी फिक्स करना वो तो आपको निगोशिएट ही करना पड़ेगा यार भाई, या फिर आपको अल्टरनेट मींस वगैरह ऑफ एंगेजमेंट एम्प्लॉयमेंट वो करने के लिए वो बार काउंसिल के ऊपर और साइड के ऊपर हम कोशिश कर रहे हैं और करेंगे भी यंगस्टर्स वगैरह के लिए। दूसरी ट्रेनिंग देने की, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं उनके ऊपर काम करेंगे। बट इन सो फार एज द CPC इज़ कंसर्न, आई डोंट नो हाउ इन्फोर्सेबल इट विल बी कि मिनिमम कितनी होनी चाहिए फ़ीस किसी वकील के लिए। आपकी मर्ज़ी, आपसे करवा लेंगे कि जी 10,000 रुपये हाँ मैंने लिए, और अगर आपकी एक मिनिमम लेवल ऑफ फ़ी हो जाएगी उसकी टैक्स इम्प्लिकेशंस भी आ जाती, फिर आप मुफ्त में मुकदमे नहीं कर सकते, जो कि मैं कम अज़ कम मुझे तो आधे मेरे मुकदमे मुफ्त में ही होते हैं तकरीबन। और कोई क्वेश्चन? जी सर। इसमें कोई ऐसी स्ट्रेटजी नहीं बनाई जा सकती जो जूनियर हजरात हैं जिनकी प्रैक्टिस जो है डिपेंड्स अपॉन 2 ईयर्स, उनको एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है जैसे जो है डॉक्टर हजरात को ग्रामीण स्टेज पे दी जाती है, इनके लिए जो है कन्फर्म की जाए। क्योंकि रिसेंटली जो है प्रोबेबली जो है 2 मंथ्स अगो जो है मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कलमा चौक से एक दोस्त मेरे साथ वकील भाई बैठ के आए हैं, तो वो जब उतरे हैं तो सेल्फ सेंटर के पास तो मुझे कहने लगे कि सर कोई 200 रुपये नहीं है। तो यानी कि इतने हालात जो है स्ट्रिक्ट होते हैं ब्रांड स्टेज पे, तो खाते पीते होते तो ठीक है, लेकिन कोई जो है इतने होते हैं वीक होते हैं जिनके पास बिल्कुल पैसा नहीं होता। तो ऐसा कोई शेड्यूल बनाया जाए कि वो गरीब लोग जो हैं उनकी जो है मुकामत हो सके, उनकी जो है हौसला अफजाई हो सके और उनको मेंटली जो है डिस्टर्बेंस से रिमूव किया। मैं 2-3 चीज़ें हैं उसके ऊपर। कैंपेन से पहले भी मैं यही कहा करता था और अभी भी मैं वही बात दोहराऊंगा कि अगर लॉलीपॉप देनी है, और एक कैंडिडेट का मैंने देखा था उसने लीफलेट छापा हुआ था जिस पे उसने लिखा हुआ था 35,000 रुपये पर महीना हर यंग वकील के लिए होना चाहिए, और कि जी मैं मुझे इलेक्ट कर लिया, हमारे पास पैसे नहीं है। पहला फंडामेंटल सवाल तो ये कि ये पैसे कहाँ से आने हैं, क्योंकि हमने रिसेंटली एक बेवा को 16,000 रुपये दिए थे, उनके हस्बैंड 25 साल से वकील रहे थे जो फौत हुए थे जब प्रोविडेंट फंड की मद में।
कहने को तो सुनने में ये भी आया कि पंजाब बार के पास 2 अरब के असासे हैं, मुझे नहीं नज़र आते, जाके देखूंगा जनवरी के अंदर जब मौका मिलेगा तो आई लुक इनटू इट। हाँ, आपसे मैं 100% अग्री करता हूँ कि डॉक्टर्स के पास ये आसाम डॉक्टर्स के पास हाउस जॉब के अंदर पेमेंट और वजीफ़ा वगैरह मुकर्रर होता है। हमारे लिए भी अतुल इम्कान कोशिश करने की ज़रूरत है, लेकिन एक चीज़ अप्रिशिएट करें, डॉक्टर्स का जो प्रोफेशन है उसके अंदर इनपुट बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव है, बहुत लिमिटेड बंदे यहाँ पे हो रहे हैं। यहाँ पे तो हम 3-3 हज़ार रुपये, एनी वन हु गेट्स एन LLB डिग्री उसका तकरीबन मुकम्मल तौर के ऊपर सीधा मामला होता है। अगर आपने फिर वजीफ़े की बात करनी है तो फिर शायद आपको कैप लगाना पड़े नंबर्स के ऊपर जितने आप हर साल लेके आ रहे हैं। बिकॉज एक मसला और एक वजह जिसके साथ हमारे यंगस्टर्स का और ये सारे के सारे दोस्तों को नहीं मिल रहा कि हमारा नीचे के लेवल के ऊपर काम बहुत ज़्यादा इसको कहते हैं बहुत रेयर हो गया, क्योंकि बंदे इतने ज़्यादा, एक समुंदर आ रहा है रेगुलरली, उसी की फ्रस्ट्रेशन फिर आपको मुख्तलिफ अंदाज के अंदर होते हुए यहाँ पे नज़र आती है करके। कहना मैं दोस्तों के सामने सिर्फ ये चीज़ चाह रहा हूँ कि येस आई विल लुक इनटू इट। वजीफ़े की बेशुमार गुंजाइश है, लेकिन डॉक्टर्स बहुत लिमिटेड आते हैं, इसलिए वो अफोर्ड कर सकते हैं। और यहाँ पे या फिर आप ये मेरे साथ अग्री कीजिए कि ठीक है हम वजीफ़े मुकर्रर कर देते हैं प्रोफेशन के अंदर, टॉप 250 जितने हैं मुकाबला कर लो, सारे के सारे जो अच्छा बीच में परफॉर्म करता है ही शुड बी सपोर्टेड इन दिस प्रोफेशन। मगर ये आपका कह देना कि जी LLB की डिग्री, मेरे नज़दीक LLB की डिग्री आपको ये हक नहीं देती कि आप ऑटोमेटिकली वकील बन जाएं। अगर आप काबिल हैं, आपका टेस्ट सख्त होना चाहिए। हमारे दोस्त यहाँ पे अब दोस्तों को पसंद नहीं आएगा, हम ये बहस करते रहे कि जी 50% से काम करके 40% कर दें। भट्टी साहब फिर कहेंगे कि अमेरिका की बात कर रहा है ये करके। अब न्यूयॉर्क बार के अंदर पास परसेंटेज 22% है। आप इम्तिहान में 3-3 दफ़ा फेल होते हैं, फिर आपको जाके वकालत का लाइसेंस मिलता है और आपको हर साल फिर आपको इम्तिहान करना पड़ता है, हर साल और चीज़ें करनी चाहती। हमारा सिस्टम में अनफॉर्चुनेटली इतने वकील वगैरह हमने इंट्रोड्यूस कर दिए हुए हैं, और मैं उन सारों को रिप्रेजेंट करता हूँ कि हक भी में, लेकिन खुल के बात इसलिए कर रहा हूँ कि एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट तक हमारा रास्ता खुला है। आप जो करते जाएं, हाई कोर्ट का भी आगे है, आपको ये कट ऑफ करना पड़ेगा। इट इज़ अ कम्पिटिटिव प्रोफेशन, रोजी रोटी का मामला है। यंगस्टर्स की अगर आप बात करें, वजीफे से ज़्यादा ये करने की ज़रूरत है कि चंद नौयत के मुकदमे मुख्तस कर देने चाहिए 5 साल से कम स्टैंडिंग वालों को। अनलेस कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला इन्वॉल्व है तो सक्सेशन का सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए कोई बड़े चेंबर को आने की क्या ज़रूरत है? प्लीज़ मुझे अगर मैं जवाब सवाल करें, अगर उसमें कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज हैं, आप जो इब्तदाई चीज़ नौयत की जो चीज़ें होती हैं वो आपको मुख्तस, यू हैव टू सेट अप अ ग्रेड। इसके साथ साथ हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अगर आप जाके देखें, उनके बायलॉज देखें, उसमें लिखा हुआ है एक मालियत से ऊपर मुकदमे के अंदर एक सीनियर होगा, एक जूनियर होगा, 2 वकील लाजमी हैं। कभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। यंगस्टर्स की इन चीज़ों के साथ मैं डेफिनेटली करने के फेवर के अंदर हूँ कि वहाँ पे मुकदमा हो, जब आपको मौका मिले तो यू कैन नेगोशिएट विद देम। और क्या चीज़ें की जा सकती हैं? इलेक्शन से पहले तो दोस्त नारे कहते होंगे, मैं जीतने के बाद बात कर रहा हूँ, ये करूँगा। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, पंजाब की 42% कंपनीज के अंदर लीगल एडवाइजर्स ही नहीं है। कानून की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, सजा उनको फ़ाइन हो सकता है, ये करवाऊँगा। और वो जो कंपनियां हैं उन वहाँ पे लिखा हुआ है कि मिनिमम अमाउंट 10,000 से कम किसी को पैसे नहीं मिलेंगे लीगल एडवाइज़र को फ़ी। तो ये साहब जो कह रहे थे ना कि जी मिनिमम अमाउंट फ़ी हासिल करने के लिए होनी चाहिए, वो इसमें मौजूद है और वो उसके ऊपर भी काम किया जा सकता है। वन कैन लुक इनटू दिस, ऑल ऑफ दिस, कितनी कैप है, क्या है। मिनिमम अगर आपने फिक्स कर दी तो फिर आपको जहाँ पे आपको 50,000 मिल सकती थी वो फिर आपसे 10,000 ही आपको देंगे। जी सर, आप क्या कह रहे हैं? मेरे भाई ने भी बात की है कि ये एक कैप लगाना चाहिए मिनिमम का। सर मिनिमम का कैप अपर लेवल का कैप तो नहीं है ना, वो मिनिमम का कैप होना चाहिए कि जी अगर आपने किसी भी लॉयर की, लेट्स से फॉर अ लॉयर बीइंग अंडर 5 इयर्स इन प्रैक्टिस, आपने उसकी सर्विसेज एंगेज करनी है तो कम से कम 25,000 रुपए आपने उसको फीस की मद में देना है, उससे कम पे नहीं। और रही बात प्रो बोनो, एनफोर्सेबल कैसे होगा? जी सर, एक इन्फोर्सेबल कैसे होगा? 2 हमारे भाई ऐसे बेशुमार यहाँ पे मौजूद हैं, बहुत माजरत के साथ, जो 15,000 के अंदर लिख के दे देंगे कि 25,000 मिल गया हुआ अगर उनको मुकदमा मिलता हो।
असल चीज़ ये है कि सर यहाँ पे कम्युनिटी को भी थोड़ा सा इकट्ठे होकर खड़ा होना पड़ेगा कि अगर जो कैप्स लगती हैं दे शुड स्टिक टू द कैप्स, बिकॉज इससे क्या हो रहा है, इससे पूरी की पूरी कम्युनिटी का जो स्टैंडर्ड है वो भी नीचे गिर रहा है। मैं अपनी बात करूँगा कि मैं क्लाइंट को एक फीस कोट करता हूँ उसकी केस पे रिसर्च करके एडवाइस करके, वो क्लाइंट मुझसे सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन लेता है, वो बाहर जाता है, वो किसी और लॉयर को जाके बता देता है कि यार ये करना है, मैं आपको इतने पैसे दूंगा, और अनफॉर्चुनेटली ये हो रहा है। तो जहाँ पे अगर एटलीस्ट एक मिनिमम कैप होएगा तो वहाँ पे कम से कम हम किसी दूसरे क्लाइंट्स हैं उनको ये पता है कि भाई हम एक सर्टेन लेवल की फीस हमने देनी है, उसके अलावा हमारा काम नहीं चलेगा। उसका दो जवाब हैं भाई। तरीका उसके अंदर ये है, पेट्रोल डालने से पहले गाड़ी चले ही क्यों। बात तो ये है जो लोगों ने ये किया हुआ है, ये भी तरीका है, उनको आप कहें कि जी मैं वाई आर यू डूइंग द वर्क फॉर हिम, और आप उसको ये चीज़ें क्यों पकड़ा रहे हैं कि भाई ये मैंने तुम्हारे लिए किया है, ये सारे के सारा, वो किसी और जगह पे क्यों जाए। डॉक्यूमेंट्स उसके देख लीजिए, उसको कहिए कि मुझे इतनी फ़ीस दें, बाकी आप इतनी फ़ीस देंगे, उसके बाद आप आगे बात करें। यू विल हैव टू बी स्ट्रांग अबाउट दिस एज वेल। सारा काम करके आपने उसको दे दिया तो वो आपकी दोस्ती के अंदर तो नहीं आपके साथ भी चलने लगा, उसको अगर कहीं सस्ते में अगर मिल रहा काम। क्योंकि कैप वाला जो और कोई दोस्त बताएं ज़रा कि आई विल कम बैक टू दिस, अलग बात कर लेंगे। और सर वैसे कोई जनरली दोस्त की कोई कंसर्न वगैरह इन CPC अमेंडमेंट्स वगैरह के बारे में, कोशिश मेरी यही है, इलेक्शन जीतने के बाद मैं मुख्तलिफ जगह पे शुक्रिया अदा करने के लिए जा रहा हूँ शहरों में, तो सारों के साथ तो यही बैठ के कर रहा हूँ कि यार प्लीज़ आप मेहरबानी करके बताइए क्या चीज़ तब्दील करना चाहते हैं, बिकॉज मेरा मिठाइयाँ खिलाने के लिए नहीं जाना चाहिए, उनसे करना चाहिए डिस्कस, और उसी और लीडरशिप आई गेस यही चीज़ है कि जी आप उठा के कोई पॉजिटिव चीज़ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करें। कोई कहता है कि इन्हें जज बन जाना है, इस वास्ते CPC को डिफेंड करने के लिए आया हुआ है। देखो मैं डिफेंड करने के लिए नहीं आया, आपसे डिस्कस करने के लिए आया हूँ। और क्या है वो मुझे पहले ऑफ़र हुई थी, मैं माजरत कर चुका हूँ, इलेक्शन से पहले ही CV मांगा गया था मेरे से। हाँ पाकिस्तान बार भी मुझे कोई भेजना चाह रहा है, पाकिस्तान बार भी नहीं चाह रहा, चल और कहाँ पे भेजना चाह रहे हैं। वो होता है यही है यार, यहाँ पे लोग आपके लिए ख्वाब देख, दूल्हे से कोई पूछता ही नहीं है, बच्चों तक पहुँच गए होते हैं कि इसके इतने बच्चे होंगे और इसने ये करना है वगैरह। आपके सामने बैठा हूँ भाई अभी भी। यार जाली डिग्रियों के ऊपर कोर्ट के ज़रिए ही ये काम होने लगा, बिकॉज नज़र ये आया कि पंजाब बार काउंसिल के अंदर जितनी जाली डिग्रियाँ भरी हुई हैं और उनकी वहाँ के अंदर खाते की जितनी कहानियाँ वगैरह पता चल रही हैं, कोई करने नहीं वहाँ पे देता, आप जो मर्ज़ी कर लें। दूसरा आपके सामने ही, और शायद इसकी वजह पिछले चंद सालों में जो प्रोग्रेस नहीं हुई, वो आपके सामने जो बेहतरीन जो आपके ओहदेदार थे उनकी ही अपनी डिग्रियाँ जाली निकली। उनके ऊपर कैसे काम किया जाएगा, मैं मौजूद हूँ, मुकम्मल तौर पे कमिटेड हूँ, मगर एक तो अच्छी कैप कोर्ट ने लगा दी है कि जिसने कोई इलेक्शन लड़ना है तो पहले अपनी डिग्रियाँ चेक करवाए। यही चीज़ पाकिस्तान बार काउंसिल के इलेक्शन में भी होनी चाहिए। वैसे सबसे ऊपर वाली बॉडी से शुरू करके नीचे तक जाना चाहिए, मेरी सिविल कोर्ट तक नहीं होनी चाहिए। इसका असर भी आपको नज़र आएगा। जो हैं अनफॉर्चुनेट चीज़ ये है, जाली डिग्रियों के अंदर आपको बेशुमार ओहदेदार भी नज़र आएंगे, बल्कि ज़्यादातर ओहदेदार ही नज़र आएंगे जिनकी डिग्रियाँ जाली पकड़ी गई हैं, और वो कई साल कई अंदाज के अंदर हमारे रह चुके हैं, मगर उस पर काम करने की आई गेस है। जाली डिग्रियों के लिए आई एम टोटली अगेंस्ट इट। अब मैं कैसे कर सकता हूँ, क्या तरीका होगा, वो अगर मुझे मौका दिया गया तो ये मैं यहाँ पे अंडरटेक करता हूँ, लेकिन मेरे जैसे बंदे को कम ही मौका ऐसी चीज़ों के पास जाने के लिए। वो मेरे लेक्चर्स वगैरह ही मेरे खाते में मेरे ख्याल में लगता है होंगे कि यार तू जा पढ़ांदा ही रह सारे डिग्रियाँ वाली कमेटी से मोहम्मद को दूर ही रख। मैडम फिरदौस में भी कुछ पता चला है कि वहाँ पे भी है कुछ बंदे उसका आई एग्री, मैं अपना मुकम्मल हिस्सा डाल रहा हूँ। मैडम गुलजार भट्ट को तमगा देना चाहिए, उन्होंने जिन्होंने ये जाके सारी की सारी पटिशन वगैरह जमा करवाई है, वो हमारी हीरोइन है यहाँ पे बार की, और उनकी जो अचीवमेंट है वो सारी की सारी कम्युनिटी नहीं मैनेज कर सकी कितने सालों से, और उन्होंने जिस तरीके से ये एक्सपोज हुआ है, चीफ जस्टिस साहब को भी मैं सैल्यूट करूँगा। अदरवाइज़ इस तरीके की पटिशनें नॉर्मली रद्द कर दी जाती हैं कि जी छोड़ें, आपका मामला है, आप खुद जाके देखें। ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी डायरेक्शंस कोर्ट से हमने लिए हैं, वो बार काउंसिल को भेज देते हैं, जी आप ही देख लें।
यार भाई इसका मैं कुछ कह नहीं सकता। एक हमारी यहाँ पे बहुत गंदी आदत भी हो गई, मेरे बहुत भाई हैं और मैं मानता हूँ बेशुमार लोगों ने डिग्रीज के इशू के ऊपर कर लिया, हर बंदे की पगड़ी उछालनी हमने शुरू कर दी। इस चीज़ पे मेरा मैं वो तमाम दोस्तों के कि एक हफ्ता पहले कसूर के एक साहब की डिग्री का मेरे से मंसूब करके उन्होंने चला दिया कि उनकी मुझे कॉल आई कि तू कह रहा है कि जी ये है, और चली है और फिर डिलीट हुई है वो बार न्यूज़ वाले उसके अंदर से। वो मेरे भाई हैं, अच्छी बात है वगैरह, मगर इसका ये मकसद नहीं है कि आप हर बंदे की कर लें। मेरी थोड़ी सी चीज़ों से जान जाती है, बिकॉज अगर दुरुस्त नहीं है तो डेफेमेशन है। और ये कह के तू अपनी डिग्रियाँ खा, तू ये कर, तू वो कर, ठीक है वगैरह, आप ये कह रहे हो वगैरह, बट लेट्स नॉट स्पेकुलेट। ठीक है, कानूनी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, सारों की वेरीफाई करें। प्रिजम्पशन ये है कि हो गई हुई है उनकी वेरीफाई। सर मैं एक सेकंड, जिस पर खैर राइट साहब ने स्टार्ट किया था, एक सेकंड सॉरी, आप जिसको लीडर समझते हैं, दो बार वोट भी देते हैं। हाँ, और बड़ा अच्छा ट्रायल का वकील भी रहा है। मुझे नहीं पता मेरे साथ वाला जो वकील साहब बैठे हुए हैं उनकी डिग्री ठीक है या नहीं। बाद में इस तरह बड़ी ना मायूसियाँ फैली हैं। नहीं मैं आपसे डिसएग्री नहीं करता। दूसरे को पूछा भाई तेरी तो ठीक है यार देखो, मैं अल-लान कह रहा हूँ और यहाँ पे कह रहा हूँ डिग्रियाँ वेरीफाई होनी चाहिए, और रिगार्डलेस हर बंदे की करो, अन्यवा करो, ये है। मगर किसी ये किस कहने का किसी के हक नहीं है कि फलां दी जाली है, राइट। जब तक तुम्हारे पास प्रूफ ना हो, प्रूफ है तो ज़रूर दिखाओ, अगर लेके आओ जाओ मुकदमा करो। ये कह देना कि जी फलां दी जाली मैं सुनिया 4 जजां दी भी हैगी, किन दी हैगी, अगर है तो वगैरह जाके दिखाओ, बताओ कि फलां पाकिस्तान बार काउंसिल में बंदे की जब तक मैंने खुद कागज़ नहीं देखे मैं कैसे कह सकता हूँ आगे। नहीं आपने अच्छा नहीं सर, इनोर से पहले तैयार नसरुल्लाह वड़ाई साहब के दौर में ये काम शुरू हुआ था। जी जी, उन्होंने वेरिफिकेशन के लिए जो है ना बकायदा एक फॉर्म निकाला था, फॉर्म के ऊपर सारे डॉक्यूमेंट लगा के वेरीफाई हुआ था। ये नादरा से उन्होंने सारी फिर मैच करके वेरीफाई करके बाहर से कार्ड इशू करवाए थे। तो ये हुआ ये था कि ये करेंगे कि जी हर लॉयर जो है अपने कार्ड जो है सामने लगाएगा जिसको बार काउंसिल ने ये कार्ड दे। तो मेरा ये गुजारिश है कि इसको दोबारा से स्टार्ट करके मैं इसका जवाब आपका एक देना चाहूँगा। सर देखिए, जिसने जाली डिग्री हासिल की हुई उसने काम थोड़ा बहुत सुथरा किया हुआ। इस दफ़ा आपने 2-3 चीज़ें देखने की ये ज़रूरत है कि इलेक्शन से पहले वेरीफाई होके आ गई हुई थी लोगों की डिग्रियां कि जी ठीक है, इलेक्शन के बाद पता चला कि उन्होंने नहीं जी मैनेज की हुई थी। बात ये है कि कहने को तो मुनीर भट्टी साहब ये कहते ने कहा, मेरी बात हुई है कि 1973 तक उन्होंने डिग्रियां वेरीफाई करवा ली थी, और जो नहीं वेरीफाई उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया। जिन्होंने काम सुथरा नहीं किया हुआ वो तो भी पकड़े जा रहे हैं, और आहिस्ता इट्स अ प्रोसेस राइट। बट उनकी वेरिफिकेशन के बाद ये जाली डिग्रियां निकल ली हैं। ताहिर नसरुल्लाह वड़ाइच साहब के ये करने के बाद ये डिग्रियां निकल ली हैं। मामलात तो ये हैं, और मैं इसके मुकम्मल तौर पे फेवर में हूँ। ऊपर से शुरू करो, लीडरान से शुरू करो, क्योंकि उनकी वजह से ये वेरिफिकेशंस रुकती हैं, उनकी वजह से लोगों को बचाया जाता है। ऊपर से करें। ये वाला जो आप कह रहे हैं यहाँ आम वकील के लिए भी होना चाहिए, नॉट सेइंग कि नहीं होना चाहिए, बट आप जब ऊपर से करना चाहो, जो पनाह देते हैं और जो आपको हेल्प आउट करते हैं वहाँ से आपको वीड आउट करना पड़ेगा। ऊपर से जब से नहीं शुरू करोगे, नीचे से बैठ के क्या यार 75 आम वकीलों को पकड़ के चुप के अगर आपने फारिग भी कर दिया तो वो तो वैसे नहीं कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे थे। मामला मेरे नज़दीक कम अज़ कम ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपने ऊपर से अब हर इलेक्शन लड़ने वाले के लिए आपने रिक्वायरमेंट की है कि अपनी डिग्रियाँ वेरीफाई करवाओ। सिर्फ LLB की नहीं, बाकी भी तय में जाके करो। और ये जो वेव चली बड़ी अच्छी चीज़ है वगैरह, बट टू माई माइंड इट नीड्स टू स्टार्ट फ्रॉम द टॉप। नीचे वाले को रगड़ के आपने बीच में कह दिया कि जी ये जाली, अंधी जी भी जाली है, ये भी वगैरह, आई एम नॉट दैट, होना चाहिए मगर उससे इतना ज़्यादा नहीं जितना इधर से। आखिरी चीज़, कसूरबार में गया था, उनकी फर्स्ट डिमांड ये थी। डिग्री के ऊपर मैंने 2 जुमले क्या कहे, उन्होंने तालियां बजा के कर दिया, जितना मेरे लेक्चर के लिए उन्होंने नहीं तालियां बजाई। वो मुझे कहते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा है जाली डिग्रियाँ, सबसे ज़्यादा वो कहते हैं। सर इसमें ना पाकिस्तान बार की तरफ से कोई स्टेटमेंट आई है फेक डिग्री के हवाले से, ना हाई कोर्ट बार की तरफ से, ये क्यों सर खामोश है? स्टेटमेंट किस चीज़ की आनी है? ये फेक डिग्रीज के हवाले से ये कम अज़ कम वही कोई स्टेटमेंट दे देते हैं कि ये जो फेक डिग्रीज पे इशू चल रहा है, ये अच्छी चीज़ है, ये तमाम जितने भी कैंडिडेट्स नए हैं और मौजूदा कैंडिडेट्स हैं इनकी वेरीफाई होनी चाहिए।
देखें मेरे नज़दीक स्टेटमेंट इररेलेवेंट है, कोई स्टेटमेंट की फ़ायदा नहीं। पाकिस्तान बार काउंसिल के वो एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, अपनी डिग्रियां वेरीफाई करवाएं, और अगर बड़ी अच्छी उनके नज़दीक स्टेटमेंट देने में क्या वो मैं अभी कहूँगा तो कह देंगे हाँ जी हम फेक डिग्रीज के ख़िलाफ़ हैं, बड़ा अच्छा एक्शन वगैरह हो रहा है, बट खुद भी तो अपने आप को उसके नीचे लेके आएँ, अगला इलेक्शन उसके इलेक्शन के अंदर अपनी डिग्रियां वेरीफाई करवाएं सारे। और मुझे उम्मीद है 100 बंदों की दुरुस्त होंगी, मगर बात यह है कि अगर आप एक आम वकील से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और मेरे से भी मेरी डिग्रियां दोबारा ली गई थी और मैंने दोबारा जमा करवाई हैं और वो उन्होंने वेरीफाई वगैरह करवाई हैं, तो बाकियों की भी करें, हर बंदे की करें। क्यों नहीं, व्हाई नॉट? सुप्रीम कोर्ट से पेश क्यों ना शुरू किए जाए? आई एग्री। अ फ्रेंड ऑफ माय, एक दोस्त से आज यही बात हो रही थी, अगले चंद दिनों में शायद हो रही है पटिशन। जी जी, उनकी बाद में डिग्री जाली। यार देखो, सिस्टम के अंदर मामला ये होता है 2-5% आपके निकल जाने, बट द सिस्टम शुड वर्क। ये चीज़ें करते रहें, और आपका मकसद ये होता है, एक मैं बता देता हूँ, इस दफ़ा हुआ है कि कई लॉन्ग स्टैंडिंग एक्चुअली विनिंग कैंडिडेट जो कि पहले मल्टीपल टाइम्स से दूर रह चुके हुए हैं, इस दफ़ा इलेक्शन नहीं कंटेस्ट कर रहे क्योंकि डिग्रियां जमा करवानी पड़ रही। वंस यू स्टार्ट पुटिंग दीज थिंग्स इन, आहिस्ता आहिस्ता ठीक होता जाएगा और बेहतरी की तरफ मामला चलते जाएंगे। सो आई एग्री विद यू, बट ठीक है, इंडिया के अंदर। और कोई क्वेश्चन वगैरह किसी दोस्त का? किया अब अगर आप 2020 वाली अमेंडमेंट्स खास तौर पे देखें तो उनके अंदर काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स डाल दिए गए। साथ ही एक और बाम लिख दिया, उसमें लिखा हुआ है कि सम इलेक्ट्रॉनिक प्रोविजंस विल ओनली बिकम इफेक्टिव आफ्टर अ नोटिफिकेशन इज पास्ड इन दैट रिगार्ड, वेदर दैट अप्लाइज टू व्हाट्सएप के ऊपर सर्विस और ये बाकी चीज़ों पे भी, कि वो सिर्फ एविडेंस रिकॉर्डिंग के बारे में। मैं कह रहा हूँ इनमें बहुत अभाम है, पढ़ के जान मार के मुझे खुद नहीं अभी तक पता इतना क्लियर, बिकॉज खुद भी वो कंफ्यूज हैं जिन्होंने बनाया। वो थोड़ा सा सेंसिटिव है, मैं भी कोई इतना आई डोंट नो, मैंने आई हैव नॉट थॉट अबाउट इट, बट मैं कोई इतना भी उसके नहीं होऊंगा कि लोगों के आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएं और कोई खुदा ना खास्ता कोई इसमें कोई तब्दीली करके किसी और डायरेक्शन में ले जाए। ये या जजेस को एक्सेस डेफिनेटली दी जाए। अगर आपने जाके हाई कोर्ट में देखा है तो चीफ साहब की कोर्ट रूम में और एक दो और कोर्ट रूम के अंदर पेपरलेस कोर्ट्स अब शुरू हो गए, वो कंप्यूटर के ऊपर कर रहे होते हैं और बहुत ज़बरदस्त तरीके से मामला चल रहे हैं, ठक 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 अगली फाइल आ गई, ये हो गया, अगला केस कॉल हो, इट्स वेरी इंप्रेसिव। सो आई एम ऑल इन फेवर ऑफ दैट, बट कागज़ का भी बैकअप कंटिन्यू करना चाहिए। भाई आई एग्री विद यू, बट देखो आई एग्री विद यू, बट मुझे ये बताइए कि ये जो आप चीज़ें से जिनके बारे में बात कर रहे हैं, ये 5% वगैरह लोगों की आप बात कर रहे हैं। हाउ मेनी पीपल हैव इंटरनेट एक्सेस, हाउ मेनी पीपल हैव ये सारे का सारा आपका, आई थिंक अबाउट मुफस्सल एज वेल, बिकॉज हाँ मैं आपसे इन चीज़ों के अंदर इन प्रिंसिपल करता हूँ, हम यहाँ पे पेपरलेस कोड बड़े खूबसूरत बना लें, 5-6 यहाँ पे चल भी जाएँ, बट माई प्रिंसिपल कंसर्न इज़ बाहर के। और मैं बाहर जाके ये ख़ास तौर पे इलेक्शन के दौरान और बाहर फिर के मैंने एहसास ये किया है कि हमारा लाहौर में बैठ के ये ख्याल होता है कि जी इधर वाले जो शशके हैं वो सारे के सारे हो जाए ना, वी हैव टू फर्स्ट जो स्केलेटन है ना सिस्टम का, कागज़ पे ये सारे का सारा आपको सही करना पड़ेगा, उसके ऊपर ये चीज़ें बिल्डअप करें। मंसूर अली शाह साहब का फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा हमेशा उनसे यही इख्तलाफ रहा है, वो ऊपर से वो ऑप्टिक्स और इस तरीके की चीज़ों के वो बहुत प्रमोट करते थे,
कंप्यूटराइजेशन ये वो वगैरह। बट माई थिंग ऑलवेज वॉज कि ये वाली चीज़ बाहर मुफस्सिल में नहीं अवेलेबल, और ज़्यादातर जहाँ पे आपकी मेजॉरिटी है वहाँ पे नहीं अवेलेबल। आप जब तक सिस्टम को इस लेवल के ऊपर ठीक नहीं करोगे, ऊपर वाली चीज़ें ठीक है, वो जिनको शौक है वो ये शश के पूरे करवाते रहें, अगर पेपरलेस भी हो जाए, मगर आई एग्री विद यू, बट यहाँ पे तो बिजली नहीं आती। उस दिन उस वक्त क्या कर रहे होंगे जब यूपीएस आपका डाउन हो गई या उसकी कोर्ट बंद रहेगी? यहाँ पे बिजली का, जनरेटर का, ये सारे का सारा जिस लेवल के ऊपर मसला है, सही है। वंस अगेन आई सेड कि करें, ज़रूर करें, बट मेरे लिए ये प्रायोरिटी नहीं। मेरे लिए ज़्यादा प्रायोरिटी है कि आप अपने सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करें, जिन चीज़ों के ऊपर आपकी लॉन्ग स्टैंडिंग है उनको इम्प्रूव करें। ये आप लाहौर से बाहर तो आप बिल्कुल पेपरलेस हो ही नहीं सकते। लाहौर का बाहर का वकील यहाँ पे आएगा तो क्या करेगा पेपरलेस कोर्ट के अंदर? चलो नहीं, आई एग्री विद यू, बट यार जो चीज़ है सिस्टम के अंदर ऑन गोइंग, आई थिंक यू नीड टू बिल्ड ऑन इट। ये जो आप इतनी क्वांटम लीप वाला कर किया जा सकता है, व्हाई नॉट? बैकअप के तौर के ऊपर यस, वंस पीपल बिकम कंफर्टेबल विद इट, हाँ कर लें, ट्रायल बेसिस पे ज़रूर कर लें। हाई कोर्ट के अंदर भी सारे कोर्ट रूम्स पेपरलेस नहीं है, 3 हैं या 4 हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप करेंगे, होगा तो वो ऊपर से इस तरीके से नीचे कोर्ट्स में भी आ जाएगा, सिविल कोर्ट्स में भी। और कोई क्वेश्चन यार भाई? वो भी बात हुई है ना आपके मेरे ख्याल में शायद आपके आने से पहले कि समन्स के साथ अब मैंडेटरी है, उसके अंदर ऑप्शन इज डिस्पेंसेशन की एक ऑप्शन दे दी जाए जज को, साथ उसके अंदर तकसीम के अंदर डिस्पेंसेशन की ऑप्शन दे दी जाए, और अगर एक ही पते पे 10 बंदे रह रहे हैं खानदान के तो एक कॉपी भिजवा दो। बट वंस अगेन सी आप ये जो नुक्ता कह रहे हो ना, कई जगह पे मेरे से डिस्कस हुआ, कितने मुकदमों के अंदर ये इशू है जिसके ऊपर हम यहाँ पे स्ट्राइक करनी शुरू कर दें। बात तो ये है 90% केसेस के अंदर ये प्रॉब्ली इशू नहीं है, उसके ऊपर जाके हम कहते हैं नहीं जी नहीं मानना, नहीं मानना, नहीं मानना। ठीक है, ऑप्शन बताइए। डिस्पेंसेशन का आपको मैंने कहा एक ही पते के ऊपर भेजने का, एक मालियत से कम के मुकदमों के अंदर ये आप रिलैक्सेशन भी दे सकते हैं। हाँ यार नहीं, वो तो नहीं हो सकता। दावा नहीं, अब दावे के साथ आपने एनेक्सेस भी भेजने हैं, तो पुराना वाला जो चीज़ है टाइटल भेजने वाला तो बिल्कुल भी नहीं सिलसिला। बट यार देखो घूम फिर के बात ये आती है, पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ ने इंट्रोड्यूस की, इंग्लैंड के अंदर उन्होंने यहाँ पे स्मॉल कॉजेस कोर्ट हुआ करते थे, फास्ट ट्रैक केसेस, हाइब्रिड केसेस उन्होंने ये किए हुए। एक मालियत के केसेस वो झटका काम करते हैं, नहीं कॉपियाँ मिलनी है, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, ठीक है ठीक है ठीक है। दरमियानी मालियत के अंदर थोड़ी सी ज़्यादा तय में जाते हैं, और जो बहुत ज़्यादा मालियत के होते हैं वो स्पेशलिस्ट जजेस उन्होंने बिठाए हुए हैं जो ज़्यादा डिटेल में जाके करते हैं। हमारा तो अन्य यहाँ पे सिलसिला है ना यार, 1 अरब रुपए का मुकदमा भी है, और मोहल्ले की जो दुकान है उसका भी वो है, बिलियंस रुपए का आर्बिट्रेशन भी है, वो भी सिविल जज को सीने फर्स्ट क्लास के पास खैर 1 2 3 तो उन्होंने किया हुआ, मगर इट्स स्टिल द सेम थिंग राइट। मालियत इतनी कम है, इतनी लो है, होना चाहिए कि फलां ट्रैक के ऊपर आपको केसेस को फनल करना पड़ेगा, जहाँ पे झटका काम करना है, जल्दी काम करना है वहाँ पे करें, जहाँ पे भारी भरकम काफ़ी सोफिस्टिकेटेड चीज़ें हैं वहाँ पे आप अलहदा करें। सो दिस इज स्टफ विच इज़ ऑलरेडी बीइंग डन इन इंग्लैंड। हम 1908 के अंदर ही बैठे हुए हैं, और ये वाली चीज़ें वो अब थोड़ी बहुत तब्दीली की है तो उसके ऊपर शोर मचना शुरू हो गया। मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ। मुझे ज़ाहिर लगता है पेश होना LDA के जजेस के पास, और मैं भी यहाँ पे सिविल कोर्ट में बेशुमार काम करता हूँ, हर वक्त उसके पास ही मैं क्यों जाऊँ, और नज़र आ रहा होता है उनका रुझान वगैरह किस साइड के ऊपर होता है। आई हैव सीरियस प्रॉब्लम्स। वो कोई स्पेशलिस्ट कानून तो नहीं है यार, ये मैं मान लेता आर्बिट्रेशन के लिए आपने अलहदा जजेस बनाए हैं जो कि हर बंदे के आएंगे, मगर एक पार्टी के लिए
एलडीए के मुकदमों के लिए क्या वो आसमान से उतरे हुए हैं जो कि सारे के सारे एलडीए के यही जज साहब हैंडल करेंगे, या डीएचए वाले यही जज साहब हैंडल करेंगे, या ये सारे? हाँ, जनरल लॉ में फिर मैं कह रहा हूँ आर्बिट्रेशन के लिए आप स्पेशलिस्ट के लिए कंपनी जज आपका अलहदा होता है, मगर उसका ये मतलब नहीं है कि डिफेंडेंट एक नौयत का होगा। वो आई मीन है फॉर एग्जांपल बैंकिंग कोड के कानून में बैंक्स को बहुत ऊंचा आपको स्टैंडर्ड के ऊपर रखा हुआ और उनको बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, वो इसलिए कि बैंक के पैसे सारों के सांझे पैसे होते हैं, जल्दी करना। मगर इस चीज़ का मैं आपसे 100% अग्री करता हूँ, मुझे भी बेशुमार चिढ़ है यार, वो होना चाहिए। आई डोंट थिंक कि एलडीए वगैरह के क्यों किस पे दिया जाए। वैसे एक चीज़ ये है कि अगर स्टे देने वाला जज मिल जाए हर एलडीए वाले मुकदमे में, ये तो जो है ना डिस्ट्रिक्ट जज से आपकी अगर मीटिंग हो जाए तो ये तो एडमिनिस्ट्रेशन वो चला रहा है, ये तो स्पेशल कोर्ट खत्म हो जाएगी। स्पेशल कोर्ट्स तो नहीं, डेजिग्नेटेड जजेस हैं, बट हाँ बिकॉज इसमें कोई इतनी सोफिस्टिकेटेड चीज़ नहीं है, ये कोई जज भी कर सकता है। या तो होना कि एलडीए के या कोई इस तरीके की बड़ा ख़ास किस्म का कानून है जिसके ऊपर जिसके लिए आपको एक्सपर्टीज चाहिए, ये सारी की सारी, फिर तो बात अलहदा होती है। आई डोंट थिंक दैट इज़ द केस एट ऑल। हाँ, मुझे आई एग्री विद यू इस लिहाज से। वो सीपीसी से तो नहीं ताल्लुक़ रखता, लेकिन बट ये करने की, यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन की साइड के ऊपर ये करने की ज़रूरत है। वहाँ पे हाई कोर्ट के अंदर भी इस तरह के इश्यूज़ हैं कि मैं क्या जज का नाम नहीं लूँगा, बट मैं वैसे बता देता हूँ एक लतीफ़ा के सेक्रेटरी था मैं, तो मेरे पास एक सर्विस के बहुत लीडिंग जज साहब आए, एक लीडिंग वकील साहब आए कि यार वो जो जज साहब बैठे हैं वो हर बंदे का खारिज करे जा रहे हैं, हर बंदे का खारिज किए जा रहे हैं, आर्टिकल 212 कॉन्स्टिट्यूशन का लगा के नहीं बनता कि जी वो पिटिशन जमा करवाते हैं और जो बन रही होती है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है वो कहते हैं नहीं बनता 212 जाओ। तो चीफ कहते हैं कि चीफ साहब के पास आप सेक्रेटरी साहब हैं, आप जाके चीफ साहब को कंप्लेन करें। मैं उधर तो नहीं गया, लेकिन उन जज साहब से मेरी जुडिशल कॉम्प्लेक्स में एक फंक्शन हो रहा था, सेक्रेटरी को भी बुलवाया हुआ था, तो मैं वहाँ पे चला गया, वहाँ पे मुलाकात हो गई। तो मैंने दबे लफ्ज़ों में कहा कि जी जान की मान पाऊँ तो मैं आपको कुछ कहना चाहूँगा कि हाथ हौला रखें सर थोड़ा सा। कहते हैं हाँ 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 मुझे पता तुम लोगों ने मेरा नाम रखा हुआ है। मैं कहा जी क्या क्या तुम लोगों ने मेरा नाम टोका रखा हुआ है? नहीं, उन्हें जज ने मुझे, मैं कहा जी टोका तो नहीं, हम आपको 212 कहते हैं, लेकिन चलें अगर आप खुद मानते हैं कि आप हैं तो दैट इज़ द केस। तो हुआ है, तो इस तरीके से ये होता है। आई मीन डेजिग्नेटेड जजेस मेरे नज़दीक नहीं होने चाहिए, स्पेशलिस्ट हाई कोर्ट का जज होता है, मगर अभी भी बीच में इश्यूज चल रहे हैं, रेवेन्यू के ऊपर लोग कंप्लेन करते हैं। अच्छा, और कुछ कोई इशू वगैरह भाई? इतनी देर तुम लोगों ने मुझे बर्दाश्त किए, पूरे 2 घंटे आप तमाम दोस्तों का तहे दिल से सर। अगर HEC और दूसरी यूनिवर्सिटियों से ऑनलाइन हो जाए तो मैनेज तो हो रही हैं वहाँ भी, यूनिवर्सिटियों के अंदर भी, लेकिन वो क्वांटम जो है ना वो कम है मैनेज का, तो ये ज़्यादा लोग जो है ना वो देख सकेंगे। HEC के ऑनलाइन होने से मामला तो फिर ये मैं जनाब को पॉइंट आउट कर रहा था कि सतही लेवल के ऊपर जिसने 2 नंबरी करनी होती है तो वो आ जाता है। इश्यूज तो वहाँ पे जाके होते हैं कि जो मैनुअल लेवल के ऊपर, और मैं इतना फेवर में नहीं होऊंगा कंप्यूटराइज करने का, बिकॉज बंदे पकड़े ये सारे के सारे मैनुअल लेवल से जाते हैं कि रोल नंबर नहीं है, रोल नंबर स्लिप टैली किया उन्होंने जाके उसके पेपर्स के साथ और उसका जो रिज़ल्ट है रिज़ल्ट कार्ड के साथ, और ये सारी की सारी चीज़ें तो वहाँ से पकड़े जाते हैं। कंप्यूटर में एक दफ़ा अगर आ गया तो उसके पीछे वाली जो चीज़ है वो फिर आपसे छुप जाएगी, और वो पकड़े जाने वाला मामला मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा सुथरा हो जाएगा। इसी वजह से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बायोमेट्रिक वोटिंग के भी समवट ख़िलाफ़ हूँ। सही तरीके से अगर आप सामने, बिकॉज इसमें चीटिंग की गुंजाइश थोड़ी सी बढ़ जाती है और उस पर पर्दा एक अंदाज में पड़ जाता है, और लोगों का ख्याल होता है कि कंप्यूटर्स में से निकला तो सही होगा। यार बायोमेट्रिक के ऊपर अगर तो आप नो वन नोज़ के किस बंदे ने अंगूठे लगाए हैं, वो जिंदा था मुर्दा था, किसने आके किए हैं। आई हैव अ प्रॉब्लम विद द वोटिंग लिस्ट। मैं सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार रहा और मेरा इलेक्शन बायोमेट्रिक पे हुआ था, और मैं होके आया जब भी मैंने उसको पोस्ट किया था अपने इलेक्शन के लिए। 1 साल मैं सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार रहा, मैं नहीं आपको बता सकता था कि कंप्यूटर्स कौन बंदा मैनेज कर रहा था। मैं आपको ये नहीं बता सकता कि किस बंदों ने उस साल में आके अंगूठे लगाए,
क्या उनके टेस्ट वगैरह हुए, क्या उनके ID कार्ड जाली थे असली थे? आई कांट टेल यू। अगर आप फॉर एग्जांपल बायोमेट्रिक का आप डेटा उठा लेते हो नादरा से, जिसके पास गवर्नमेंट का डेटा, तो फिर तो मैं शायद आपके साथ हूँ बायोमेट्रिक के ऊपर। मगर अगर मन घड़त अपना बनाया हुआ डेटे के ऊपर ही इलेक्शन होना है तो मेरे लिए बेहतर है कि उसको कहते हैं मैनुअल कार्ड मौजूद हो। कंप्यूटर में क्या क्या गुंजाइश है करने की? बरादरी है यहाँ पे, तो अगर नाम के साथ मियाँ लगा हुआ है, मियाँ मोहम्मद अहमद कहीं हूँ, तो उसका वोट 3 गिना जाए। कंप्यूटर डब्बा ही है ना। और अगर राना लगा हुआ तो उसका वोट गिना ही ना जाए, हर तीसरा। बात मैं आपको पॉइंट आउट ये करना चाह रहा हूँ कि अनलेस देयर इज पेपर ट्रेल सामने से, वोट गिनना आप सारे के सारे जी वो क्या हुआ जी 5 बजे ख़त्म हुआ, 5:02 के बाद बटन दबाया तो उसके अंदर से लिख लिया कि मोहम्मद जीत गया और फलां हार गया, ढोल बजने शुरू हो गया ला 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 ला, उसके बाद आ गया। नादरा से नहीं अटैच, आपका भी नहीं, नादरा से नहीं अटैच, आप खुद अंगूठे लगवाते हैं यहाँ पे। उसके अंदर मसला ये पड़ेगा, उसको सारी चीज़ें सोच लेनी चाहिए ना। नादरा के साथ अटैच हो गया तो आप टैक्स नेट में सारे दोस्त आ जाएंगे। आप चाहेंगे कि फिर आप सारे के सारे टैक्स अदा करेंगे, अपने रिटर्न्स जमा करवाएंगे? हाँ, आप अपने पीछे जो दोस्त बैठे हैं उनसे पूछ लें। अगर यहाँ पे से 100 के अंदर से मुझे 5 ने भी अगर कह दिया, मैं तो फेवर में हूँ भाई, मैं देता हूँ, आई एम इन द टैक्स नेट और सारे का सारा मामला। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट इज़ वाई जो मंसूर अली शाह साहब ने हाई कोर्ट के अंदर फाइलिंग आपके ID कार्ड के साथ की थी, तो बहुत लड़ाई मार कुटाई हुई थी, नहीं करना चाह रहे थे, नहीं करने देना चाह रहे थे। फिर इंश्योर ये करवाया गया कि वो जो ID कार्ड पे होंगे, ID कार्ड कहीं और शेयर नहीं किया जाएगा वकील साहब का। ये वकील साहब ने कितने मुकदमे किए हैं, ये नहीं शेयर किया जाएगा। सो ये चीज़ें देख लीजिए, कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वगैरह, बट फैक्ट ऑफ द मैटर्स ये इश्यूज हैं। क्या मैं तो करना चाहता हूँ भाई, मेरे भाई नहीं करने देंगे मुझे, मेरा पुतला जलेगा यहाँ पे। आई एम टेलिंग यू, सच्ची बात है। मैं अभी आपके साथ बैठ के इतनी देर से CPC अमेंडमेंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, तो आई एम वेरी श्योर अभी थोड़ी देर के बाद फेसबुक के ऊपर यही चल रहा होगा कि जी जज साहिबान की अमेंडमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए मोहम्मद आ गया, जज बनने के लिए जा रहा है वगैरह। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज दिस इज समथिंग आई बिलीव इन, और फैक्ट ऑफ द मैटर इज मैं आपसे ये पूछने आया हूँ, मैं इनको सपोर्ट करने तो नहीं आया, ये पूछने आया क्या बदलना है ताकि इसको बदलें, बिकॉज आपको अपनी रोजी रोटी ख़त्म करके स्ट्राइकें तो ना करने की ज़रूरत पड़े, जो कि मैं मुकम्मल तौर पे 100% ख़िलाफ़ हूँ। मुझे ये नहीं समझ आई कि कश्मीर के अंदर अगर इस्तेसाल हो रहा है तो मोदी को क्या फ़र्क पड़ेगा अगर हम यहाँ पे आपको एक दिन काम ना करने दें। और आपने सारी बातों में ये बड़ी बात की है, करेंगे तो हो जाएगा, ये मतलब के ऊपर लेवल से करेंगे तो हो जाएगा, ये करेंगे तो हो जाएगा। सर वो कौन करेगा अगर आप जैसा मैं ही कर रहा हूँ यार, ये मैं करने के लिए आया भाई। देखो फिर आप दूसरी साइड ये कह रहे हैं कि मुझे ये करने के लिए कौन सा यार, मैं यही कह रहा हूँ कि कोर्ट के ज़रिए करवाना पड़ेगा डिग्रीज़ की वेरिफिकेशन। देखो मेजॉरिटी वहाँ पे रूल करती है। सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार के तौर के ऊपर मैं शहजादा था, मैं जो मर्जी करना चाहता था मैं कर लेता था। अब मेरा प्रिंसिपल, जब मैं शुरू में भी आया था, मेरे प्रिंसिपल पर्पज़ है ट्रेनिंग, नॉन कंट्रोवर्शियल चीज़ तो मैं करनी है। दिस इज़ व्हाट आई एम डेडिकेटेड टू, और मैं बैठ के कर रहा हूँ क्योंकि कोई किसी और बंदे ने नहीं करनी, मैं वो सिस्टम बना के यहाँ पे सप्लाई करने के लिए ही आया हूँ। इसीलिए इलेक्शन लड़ा था, और पूरे पंजाब के लेवल पे मैं करवाना चाहता हूँ। तो हर जगह पे मैं जाके नहीं कर सकता, वहाँ पे लोकल बंदों को पकड़ के हर बार एसोसिएशन में करवाना है, ये मेरा मकसद है। अब कंट्रोवर्शियल चीज़ों के ऊपर ऑल आई एम सेइंग इज, मैं झूठ नहीं बोल रहा, कहने के लिए तो मैं कह सकता हूँ मैं कराऊंगा यार, कोई मसला ही नहीं है बीच में पकड़ के, बट आई एम जस्ट बीइंग भाइयों के अंदर बैठे हुए, तो आई एम टेलिंग यू जो चीज़ें डूएबल हैं मेरी तरफ से मुकम्मल तौर के ऊपर होगा। चंद प्रोफेशनल बंदे भी आए, लेकिन इतनी मेजॉरिटी में नहीं आए कि मैं आपको कहूँ कि जी डिग्रियाँ जी कोई मसला ही नहीं है, सफाई हो जाएगी 2 मिनट के अंदर, नहीं। और वो डिग्री वाली कमेटी जाली वाली कोई किसी को, डिग्री वाली कमेटी किसी जाली वाली कोई वाले कोई मिलेगी, वो दूसरों की डिग्रियां जाली करेगा और फिर पैसे लेके उनकी कह देगा नहीं ठीक है हुआ है। 5% भी प्रोफेशनल नहीं है। नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं यार, ये आपके सामने ये बैठे हुए हैं, ये नॉन प्रोफेशनल है सारे के सारे, ये जो जितने दोस्त यहाँ पे बैठे हुए हैं क्यों अपना सर वगैरह, ठीक है। तो मैं वही कह रहा हूँ सर, और देखिए अगर हैं भी ना तो जब तक 5% भी हैं ये प्रोफेशन चलता रहेगा। उनमें प्राइड लें, उनको तमगे दें, उनको उठा के सर के ऊपर रखें, उनको ताज वगैरह बनाएं, उनको मुझे ये बताइए ये 5% आके इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते,
ये वाले जो बंदे हैं नॉन प्रोफेशनल वालों को हमने सारी की सारी स्पेस दी हुई है। प्रोफेशनल वाले बंदे आप कहते हैं ये गंदा काम है, वो काम नहीं करना। मेरे लिए बड़ा शोगल का काम था कि मैं घर में बैठ के बाजे बजा रहा था, अपने बच्चों के साथ खेल रहा था। मुझे क्या पड़ी हुई थी कि ये मेंबर बार काउंसिल बन के इसको कहते हैं ये सर कपाई मैं अपने सर पे लूँ। सच्ची बात है। मगर बंदे को, प्रोफेशनल बंदे को ये एहसास होना चाहिए और आप सारों को ये होना चाहिए कि आप यहाँ पे बैठे हैं, अगर आपके लिए प्रोफेशन थोड़ा बहुत भी ज़रूरी है तो अपना हिस्सा डालो, खुद खड़े हो, गंदे बंदे को मौका ना दो। बात तो ये है कि मैंने आधे शहर का तरला किया कि यार तू मेंबर बार काउंसिल के लिए खड़ा हो जाए। मेरे जितने जिनको मैं ईमानदार समझता था, रजे हुए कैंडिडेट समझता था, उन्होंने कहा नहीं यार ये गंदा काम है, तुझे आके वोट डाल देंगे बस। और वो शायद कोरोना की वजह से वोट भी नहीं डालने के लिए आए। बट सच्ची बात तो ये है कि आप सारे यहाँ पे बैठे हुए, क्योंकि CPC अमेंडमेंट कोई टेक्निकल चीज़ है, लेकिन आप इसलिए कि आए हुए हो कि आप चाहते हो कि एक बेहतर चीज़ होए, राइट। आपकी रोजी रोटी भी इससे वाबस्ता है, आपका प्रोफेशन है। इट शुड बी ए सिस्टम ऑफ प्राइड रादर देन ये कह के कि जी मैं PIC में भेज रहा हूँ तो मैं उनको ये ना कहीं पता चल जाए कि वकील है, या इस तरीके से। ये वाला आपने ये कहा ना कि यंगस्टर शुरू के अंदर उसको कहते हैं कमाई वगैरह नहीं होती। द बिगेस्ट एडवांटेज है यंगस्टर, और जिसके लिए आप पहले 5 साल के अंदर पैसे कमाना भी बर्दाश्त कर लो अगर आपकी इज्जत हो। ये काले कोट की इज्जत, ये जो डायलॉग वगैरह मारते रहते हैं, दैट इज द बाय फार द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जो बंदा इसको ख़राब करता है उसकी तो तबीयत साफ कर देनी चाहिए यार। हम मट्टी पाव वाला सिलसिला हमारे सदर साहब ने जाके पत्तोकी के अंदर चंद दिन पहले आपके सामने वहाँ पे मट्टी पाव हो गया। जो आपके ओहदेदार हैं उनके लिए और ज़्यादा सख्ती होनी चाहिए, उनके लिए क्राइटेरिया और ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, मेरे लिए और ज़्यादा सख्त होना चाहिए। मैं किसी के साथ बदतमीजी करूँ तो मेरी तबीयत साफ करो। ये क्या बात है कि साडा सदर है बड़ा शेर हैगा तो साढ़े वास्ते एक्चुअली ये होगा। इस तरीके के बंदे की ज़रूरत होती है जो बदतमीजी करे, जो टोनो, और जाके जजेस को जो ज़ुबान वगैरह इस्तेमाल की है वो देखने वाली है। वो बात तो ये आई डोंट नो, आप शायद कहेंगे कि मैंने लेक्चर देना शुरू कर दिया, बट चलो मेरे दिल की बात है। मेन करता रहेगा यार। चलो ठीक है यार, अब क्या इसको कहते हैं, अब दफ्तर में जाके काम भी करना है। इसके बाद प्रोफेशनल बंदे का सबसे बड़ा मसला, आखिरी चीज़ मैं बता देता हूँ, ये है कि अगर मैं 4 बजे तक यहाँ पे लेक्चर देता रहूँगा तो मैं वकालत किस वक्त जाके करूँगा। आपको थोड़ी बहुत सैक्रिफाइस करनी पड़ती है इस लिहाज से। बट मैं दोस्तों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अपना हिस्सा भी डालें वकालत के अंदर। लाहौर बार के खैर तो अब तो शायद थोड़ा सा लेट हो गया, इलेक्शंस वगैरह आ रहे हैं, दूसरे वोट डालने के लिए नहीं, खुद भी अच्छे लड़कों को सपोर्ट करें, खुद भी अपना हिस्सा डालें, अपने आप को आगे लेके आएँ। अगर आप यहाँ पे बैठे हुए हैं तो आपका पढ़ने लिखने का रुझान तो है, आप पूरी फौज है, कुछ ना कुछ तो करें। वो है MIT को जाके कंप्लेंट करो, वो काफ़ी रगड़ा देते हैं उनको, और उनको तो बल्कि ये जो छुट्टी कंप्लेंट दो। तो आप इसके बारे में कुछ बात करें कि यार ये छुट्टियां का सिस्टम जो है इनका कम होना चाहिए यार। कम मैंने इस नौयत के देखे, आप जो पॉइंट आउट वगैरह कर रहे हो, मैंने तो मेरे मुकदमे वाले तो छुट्टियां नहीं करते यार। रोक 3 दिनों से मैं लगातार जरा करवा रहा है मेरे से बैठ के, छुट्टी नहीं करता। अच्छा अगर है वगैरह पॉइंट इट आउट ना यार। एक मैंने अगर शरारत की आप बात करें तो मेरे नज़दीक तो आपको नहीं करनी चाहिए, लेकिन किसी ओहदेदार को डेफिनेटली करनी चाहिए। और ये बार एसोसिएशंस के लेवल पे ठीक है, एक अदद आप बना लें, सर्वे करवा लें जजेस का कि काबिलियत के मार्क्स 1 से 10 तक, तमीज़ के मार्क्स 1 से 10 तक, ओवरऑल रेटिंग 1 से 10 तक, वो जमा करें और आपकी बार एसोसिएशन वो बना के पेश कर दे चीफ साहब को कि जी एज हमारे नज़दीक ये जज साहबान की रिपोर्ट है, हमारे नज़दीक ये A क्लास हैं, ये B क्लास हैं, इनको जजेस नहीं होना चाहिए। फीडबैक वगैरह होता है। अगर जब तक आप नहीं दोगे, आई एम श्योर छुट्टियों का तो आई एम वेरी वेरी सर्टेन उनको पता चलता होगा ऊपर, और वो MIT के पास रिपोर्ट्स वगैरह तो सारी की सारी जाती हैं। हाँ, सो चेम्बर्स में नहीं लगे हुए, चेम्बर्स में भी लगने चाहिए। हाँ डेफिनेटली लगने चाहिए, चेम्बर के अंदर लगने चाहिए, बाहर तो इसीलिए अब चेम्बर में लोग जाते हैं।
उस तरफ नहीं, कोर्ट में नहीं जाते लड़ने के लिए हैं जी। यार देखो वो भी मेहनत करने के हमारे अंदर से ही गए हुए काफ़ी, ठीक है, जाके वहाँ पे चंद को सुखाब के पर लग जाते हैं या कोई इस तरीके से, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ दोनों साइड के ऊपर रिस्पेक्ट देना चाहिए। हमें देंगे, हम उनको देंगे, आई एग्री विद ऑल ऑफ दैट एज वेल, बट सिस्टम को लेके आगे चलना, जो काली भीड़ हैं उनकी इंडिकेशन करें, बट कुछ उन्मुखी मारने का दोनों साइडों की तरफ कोई मैं नहीं उसके फेवर में है। तो बताओ आप जो कह रहे हो, जो जिसका जो इस तरीके से होता है उसको आगे लेके चलेंगे, बताओ किसका है। ओहदेदारों को सिर्फ लड़ाई के लिए ना लेके जाए ना, ओहदेदारों को तो जाना ही नहीं चाहिए, ओहदेदारों को जाके कंप्लेन करनी चाहिए MIT के पास, चीफ जस्टिस के पास। ये जो सारे के सारे मामलात हैं, ओहदेदार का क्या काम कि वहाँ पे जाके कुछ उन्मुखी करने के लिए चला जाए। पार्टी ऑर्डर के लिए ट्रांसफर होकर उनके बाद क्या 2 महीने हो गए, उससे कहें डेट छोटी करते हैं मैंने नोट आपकी ना रिक्वेस्ट नोट कर दी, फिर 15 दिन की डेट डाल दी ना। अब फर्स्ट कोरोना से वो बीमार हैं कि नहीं है? आज कोर्ट बंद और बाहर लिखा हुआ कि कोरोना की वजह से इशू का वो जांच अमला भी टेस्ट करवाने के बाद काम पहले नहीं करते थे। यार आई एग्री विद यू, बट इनकी ACRs वगैरह ये सारी की सारी चीज़ें वगैरह हैं, लॉन्ग टर्म में ये चलते नहीं हैं। अगर आप दूसरी बात है उनके पास ना 250 की पेश किया, मैंने खुद उनकी लिस्ट देखी है, शायद इतने मतलब वो भी ठीक हो। अच्छा वो ट्रायल जज हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव जज हैं? ट्रायल जज के पास 250 केसेस लगे हैं। ये सर देखे ना LDA फर्स्ट फ्लोर पे अली रजा साहब बैठे हैं राइट साइड। 250 तो नहीं होंगे भाई, 200 प्लस था, मैंने खुद देखा आज। चल अब फिर इन अमेंडमेंट्स का कोई फ़ायदा ही नहीं, 2 घंटे जिसके ऊपर हम वक्त ज़ाया करते रहें फिर, क्योंकि अगर उसके सामने आपने ट्रायल के 200 मुकदमे लगा दिए एंड आप एक्सपेक्ट करें कि वो 200 मुकदमों में ट्रायल करेगा, फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं। ट्रायल तो वहाँ पे होता है दुनिया के अंदर 5-10 ज़्यादा से ज़्यादा दिन में मुकदमे, ताकि वो आगे काम चला सके। अगर 200 लगे हैं तो ये सबसे फंडामेंटल प्रॉब्लम ये है। यहाँ पे तो सर 50 से कम तो कहीं भी नहीं होंगे अगर फर्दर देखा जाए। चलो भाई, हाँ चलें, तमाम दोस्तों का तहे दिल से शुक्रिया। ग्रुप फोटो हो जाए एकत्रित, मैंने मुशक्कत की थी थोड़े नाल सारे दिनों में तस्वीर लानी, आ जाओ।